हेलो बच्चों। कैसे हो आप सब लोग। तो भाई हमारा देखिए स्ट्राइकर जेई बैच में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा था। कल हमने स्ट्रेट लाइंस करा था। है ना, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टार्टिंग करी थी। बेटा आज हम लोग करेंगे सर्कल्स चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। स्कोरिंग यूनिट है बेटा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, चीजें लर्न करनी पड़ेंगी, कॉन्सेप्ट्स याद करने पड़ेंगे। बट उसके बाद जब क्वेश्चंस आप करने लगेंगे तो क्वेश्चंस इसमें ज्यादा होने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कैलकुलस वगैरह ऐसी यूनिट्स होती हैं, बहुत पढ़ाई कर लो फिर भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंस जाता है। बट कोऑर्डिनेट ऐसी यूनिट नहीं है। इसमें एक तरह से अगर आपने पढ़ाई कर ली है तो मेजॉरिटी चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपसे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस होने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो ऐसा ही एक चैप्टर है सर्कल्स, बहुत बड़ा चैप्टर है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़े बड़े खूब सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इसको भी हम जल्दी से समराइज करेंगे और इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। 2025 के तो लगाएंगे ही, साथ में कई सारे 2024 के भी लगाएंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसपे क्वेश्चन आने की संभावना है अप्रैल वाले अटेम्प्ट में, तो वही करेंगे हम। इसमें भी कुछ थ्योरी के कॉन्सेप्ट बताऊंगा, साथ में इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। तो सबसे पहले सर्कल्स की इक्वेशन बेटा अपने को आनी चाहिए। सर्कल की इक्वेशन सेंटर रेडियस फॉर्म। एक सर्कल है जिसका अगर सेंटर a कॉमा बी होता है और रेडियस r होता है तो उसकी इक्वेशन हम सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला से लिख सकते हैं बेटा, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये होती है सेंटर रेडियस फॉर्म। उसके बाद आ जाती है इसकी जनरल फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इस तरह की जनरल फॉर्म होती है जिसका सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ, या ऐसे याद रख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का आधा करके माइनस लगा दें तब भी माइनस जी आएगा, है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 2x, 2g है। 2g का आधा कर लें, 2g का आधा कर लें और इसमें माइनस का साइन लगा दें, 2f का आधा कर लें और इसमें माइनस का साइन लगा लें, और रेडियस हो जाएगा रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले याद रखने। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस 1 बराबर 0। तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा x का कोफिशिएंट लो उसका आधा करो, माइनस 6 का आधा करो, माइनस 3 और एक माइनस लगा दो तो 3 हो जाएगा। और इधर भी 8 का आधा करो 4 और माइनस लगा दो तो -4, 3 कॉमा -4 इसका सेंटर हो जाएगा। ऐसे याद रखो, बड़ा इजी रहेगा सेंटर याद रखना। और रेडियस के लिए रूट जी स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस सी, सी की जगह 1 तुम्हारा आ जाएगा। सो रूट ऑफ 9 प्लस 16 माइनस 1 रूट 24 तुम्हारा रेडियस हो जाएगा बेटा। ठीक है, ऐसे आपको ये करना है। इस तरह से सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। जनरल फॉर्म में से सेंटर रेडियस निकालना सबको आना चाहिए, ये सिर्फ यहाँ नहीं, बहुत जगह जो आपका एरिया अंडर द ग्राफ है कैलकुलस में, वहां भी ये कई बार यूज हो जाता है फॉर्मूला। ठीक है, अब एक फॉर्म ऑफ सर्कल और होती है, थर्ड फॉर्म डायमेट्रिक फॉर्म, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू। अगर डायमेट्रिक एंड्स दिए हुए हैं तो डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला लगा के सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं। आज देखेंगे क्वेश्चंस में लगाएंगे भी ये। ठीक है, तो ये बेसिक्स हो गए सर्कल्स के। याद रखिएगा कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना दिए, उसके बाद ही आप ये फॉर्मूला लगाइए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का टर्म है, कोफिशिएंट अगर मान लो 5 दिया हुआ है तो 5 से डिवाइड कर लो पहले, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का दोनों का कोफिशिएंट 1 बनाना जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए आपको सर्कल ऐसा दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब अगर आपसे कोई सेंटर पूछे तो डायरेक्ट मत लगा देना है फॉर्मूला, पहले 3 से डिवाइड कर लेना, ये गलती हो जाती है भाई। और अब आप अपना ये वाले कॉन्सेप्ट लगाइए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2 मतलब 8/3 का आधा 4/3 माइनस माइनस प्लस तो 4/3 और -7/6, ये इसका हो जाएगा सेंटर। ऐसे ही रेडियस भी आप निकाल सकते हो, रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी करके रेडियस भी इसका निकल कर आ जाएगा। करेक्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्कल की कंडीशन, जनरल 2 डिग्री कर्व में एक्स वाई की टर्म 0 होनी चाहिए, है ना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे x इंटू वाई की टर्म है ही नहीं, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। वो इक्वल कुछ भी हो सकता है, 5 7 कुछ भी हो, सर्कल बनेगा। बट हमें फॉर्मूला लगाने से पहले, ये वाले फॉर्मूले लगाने से पहले उसको 1 बना लेना है। कोफिशिएंट 3 भी है तब भी सर्कल तो है, बट फॉर्मूला लगाने से पहले 1 बना लीजिए। सो कंडीशन बिकम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। एक्स इंटू वाई का टर्म होता ही नहीं है सर्कल के अंदर। क्यों नहीं होता सर? भाई इसको एक्सपैंड कर लो, ये जो सेंटर रेडियस फॉर्म बनाई है, ऐसे बनाई थी ना डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, इसको एक्सपैंड कर लो, कहीं भी एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का टर्म तो आएगा ही, और एक्स इंटू वाई का टर्म क्रिएट ही नहीं हो पाएगा, एक्स इंटू वाई का टर्म क्रिएट ही नहीं हो पाएगा बेटा, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा क्या है नेक्स्ट, कंडीशन फॉर जनरल 2 डिग्री कर्व बता दिया मैंने। अब आते हैं क्वेश्चंस पर एक दो। लेट अ सर्कल सी पासेस थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं एंड सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन। अच्छा, तो मजेदार बात क्या है कि अपने पास एक क्वेश्चन है जिसमें एक सर्कल के दो पॉइंट्स दिए हैं 4 2 0 2, एक जैसी भी एक रफ फिगर बना ली, और सेंटर इस पे लाई कर रहा है। सेंटर को मान लेते हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। 3 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। ये अपने पास हो जाएगा सर्कल का सेंटर सेटिस्फाई। ऑल्सो अल्फा बीटा में एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी भाई, क्योंकि डिस्टेंस दोनों के इक्वल होने चाहिए, सेंटर से डिस्टेंस, सी से डिस्टेंस दोनों के सेम होने चाहिए। सपोज इसे ए और इसे बी कह देता हूं, तो सी ए बराबर सी बी, जैसे ही रखूंगा बेटा सी ए बराबर सी बी, अल्फा -4 होल स्क्वायर बीटा -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा -2 होल स्क्वायर। तो ये कट गया, ये कट गया बेटा, बीटा -2 होल स्क्वायर हमारा कट गया। हमारे पास एक इक्वेशन बड़ी प्यारी सी रह गई है, अल्फा -4 होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, स्क्वायर हटा दो दोनों तरफ से, प्लस माइनस अल्फा। अब देखो प्लस अल्फा वाला तो यूजलेस है, अल्फा अल्फा कट जाएगा, -4 इक्वल टू 0, तो माइनस अल्फा वाला ही लेना चाहिए, माइनस अल्फा वाला ही लेना चाहिए। सो 2 अल्फा बराबर 4, तो अल्फा बराबर 2, अल्फा हमारा निकल कर आ गया है, ठीक है। अल्फा हमारे पास निकल कर आ गया है, अल्फा आ गया तो यहां डाल दो बीटा आ जाएगा, तो बड़ा इजी क्वेश्चन बन गया भाई। यही मैं बोल रहा था, कई बार क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाते हैं इसके। तो 2 बीटा 6 + 2 8, 2 बीटा इज -8, बीटा बराबर -4, बीटा बराबर -4 आ गया है, अल्फा और बीटा दोनों आ गए हैं, अल्फा 2 बीटा -4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल हुज मिड पॉइंट इज 1, 2। अब इस की फर्दर इस सर्कल की ऐसी कॉर्ड बनानी है जिसका मिड पॉइंट 1, 2 है। अब दूसरा क्वेश्चन अटैच्ड है, दूसरा क्वेश्चन क्या अटैच्ड है भाई यहां पे, एक सेकेंड जरा पहले आपका जो है ब्लैक को लगा लेते हैं। ये वाला है आई थिंक, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूं इसमें देखिएगा कि हमें इस सर्कल की उस कॉर्ड की लेंथ बतानी है जिसका मिड पॉइंट क्या है बेटा, हमारे पास 1, 2 है, 1, 2 मिड पॉइंट है। अच्छा, सेंटर हमारा जो है वो आ चुका है, अल्फा बीटा की वैल्यू 2 - 4 आ चुका है ना। तो अगर हमें इस लेंथ निकालनी है, इस लेंथ को PQ कह देता हूं, PQ की लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड है ना। तो PQ की लेंथ निकालने के लिए क्या कह रहे हैं कि आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो परपेंडिकुलर होता है, और इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो ट्राइंगल CPM में, इन ट्राइंगल CPM देखो ये तो रेडियस है, CM तुम्हारा निकल जाएगा, और अगर लेंथ PQ को तुमने x बोला है तो वो तुम्हारी PM जो है x/2 हो गई है ना, आधी हो जाएगी। सो PQ को मैंने x बोल दिया है। अच्छा, रेडियस चाहिए अपने को, रेडियस तो निकल जाएगा बेटा, अल्फा बीटा की ये वैल्यू यहां डाल दो, रेडियस आ गया। सो रेडियस ऑफ द सर्कल इज अल्फा -4 होल स्क्वायर बीटा -2 होल स्क्वायर। तो रेडियस स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा की जगह 2 डाला, 2 स्क्वायर, बीटा की जगह -4 -2 -6 का स्क्वायर, तो r स्क्वायर हो गया 40, 36 और 40 हो गया बेटा r स्क्वायर का वैल्यू। बस अब तो पाइथागोरस लगा दो, CM आ जाएगा, CM स्क्वायर भी आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 37 हो गया है ना। सो r स्क्वायर -CM स्क्वायर इक्वल टू ये x/2 था, x/2 का होल स्क्वायर, r स्क्वायर क्या निकाला था, 40 निकाला था। तो 40 - 37 इज x/2 होल स्क्वायर, 3 इक्वल टू x/2 होल स्क्वायर। तो x इक्वल टू 2√3 बन जाएगा बेटा, x क्या बन जाएगा, 2√3 बन जाएगा। सी ऑप्शन इसकी लेंथ होनी चाहिए। तो दो सवाल अटैच थे, एक था सेंटर फाइंड करना यूजिंग दिस, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, सेंटर फाइंड करना जब दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और एक लाइन दी हुई है।
और फिर सेंटर फाइंड करने के बाद जो लेंथ ऑफ कॉर्ड था ये बढ़िया था थोड़ा सा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग गई। लेंथ ऑफ कॉर्ड का मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं सर्कल की लेंथ ऑफ कॉर्ड जब भी निकालनी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स lie on a circle। तो पॉइंट्स बड़े प्यारे प्यारे हैं, 0 0 1 0 0 1। तो इस तरह से कुछ सर्कल बन गया और नोटिस करो कि इसके क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है तो ये लाइन डायमीटर होगी, बिकॉज ये एंगल इन सेमी सर्कल 90 हो गया। सो सर्कल का ये डायमीटर हो जाएगा बेटा, है ना। और एक पॉइंट फर्दर 2K 3K कहीं लाई कर रहा है इस पे, तो आप क्या कर सकते हैं, सर्कल की इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं, सर्कल विद AB as diameter, circle with AB as diameter। तो circle with AB as diameter, नहीं तो आप जनरल सर्कल मान के GFC निकाल सकते हो, वो भी एक तरीका होगा, बट ये फास्ट हो जाएगा। x माइनस x1, ये x1 y1 ले लिया, ये x2 y2, x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा सर्कल का इक्वेशन। इसमें हमें कह रहे हैं 2K 3K सेटिस्फाई करा दो, 2K 3K सेटिस्फाई करा दो भाई। तो 2K होल स्क्वायर प्लस 3K होल स्क्वायर माइनस 2K माइनस 3K बराबर 0। 4 और 9 13K स्क्वायर माइनस 5K बराबर 0। K की वैल्यू एक तो कॉमन आ जाएगा, K 13K माइनस 5, तो K इज 0 और 5/13। K 0 लेने का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि 0 लेते ही वो वापस 0,0 सेम पॉइंट बन जाएगा। सो 5/13 हम ले लेंगे, 5/13 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। फिर से आंसर जो है C आ गया है बेटा, फिर से आंसर हमारा C आ गया है, राइट। ठीक है, ये तो आसान था यार। अब तुम बोलोगे सर मैं इतना नहीं सोच पाया डायमेट्रिक फॉर्म, कोई नहीं, तो तुम ये भी कर सकते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस C0 ले लेते सर्कल, और उसमें एक एक करके ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करा देते, तो GFC सॉल्व हो जाते तुम्हारे। C तो सीधे ही 0 आ जाता, 0 0 डालते, है ना, C तो सीधे ही 0 आ जाता, इक्वल टू 0 ही हो जाता। अब इसमें एक बार 1,0 डाल दो, एक बार 0,1, फिर तुम्हारा G और F भी सॉल्व हो जाते। दिस कुड हैव बीन अनदर वे टू गेट द इक्वेशन। यही आती है आपकी इक्वेशन, उससे भी आपकी यही आती। इसमें 1 0 एंड 0 1 को सेटिस्फाई करा देते टू गेट G एंड F। ये भी एक तरीका आपका हो सकता था बेटा, ठीक है, उतना फिर ज्योमेट्री में देखना नहीं पड़ता। चलो नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन जिसके ऊपर मतलब एक 2009 पे क्वेश्चन आया था, उसके ऊपर फॉर्म किया गया था 2023 में। इंपॉर्टेंट, O इज ओरिजिन, OP एंड OQ आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। टेंजेंट तो सर हटा दिया है, देखो फिर वही बात, टेंजेंट हटा दिया गया, ऐसा नहीं सोचना है आपको, क्योंकि टेंजेंट के ऊपर चीजें हटाने के बावजूद भी पूछी जा रही हैं जेई में। तो अगर आप इस उसमें रहेंगे कि भाई सर सिलेबस से हटा दिया मैं तो छोड़ दूंगा, ऐसा मत करना। क्वेश्चन आ रहे हैं जेई में, सर्कल की टेंजेंट, पैराबोला की, इलिप्स की, इन सब की टेंजेंट पे मेंस में आ रहे हैं। एडवांस में तो था ही सिलेबस में, मेंस में हटाया रिसेंटली, फिर भी एक दो सेट में पूछ रहे हैं क्वेश्चन। O इज ओरिजिन, OP एंड OQ आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। अच्छा, सर्कल की इक्वेशन भी दी हुई है, जिसका सेंटर अगर हम देखें -G -F करके निकालें, इसका कोफिशिएंट करा आधा करा माइनस लगाया, कोफिशिएंट आधा करा माइनस लगाया, और रेडियस भी चाहिएगा तो निकाल लेंगे, G² प्लस F² माइनस C। तो रेडियस इसका √5 हो रहा है बेटा, ठीक है। इफ द सर्कल ऑफ ट्राइंगल OPQ, अब बात किसकी करने को कह रहे हैं, एक नया सर्कल बनाने को कह रहे हैं जो OPQ से पास करे। नया सर्कल आपको वो चाहते हैं कि एक नया सर्कल बनाओ जो OP और Q से पास कर जाए, OP और Q से बेटा पास कर जाए, नया सर्कल OPQ से पास कर जाए। इसके सर्कल की पासेस थ्रू दिस, मतलब पहले सर्कल, ये लाल सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो इसमें एक ट्रिक होता है बड़ा प्यारा, ये जो सर्कल है ना OPQ वाला, दिस विल ऑल्सो पास थ्रू
द सेंटर ऑफ द फर्स्ट सर्कल, जो फर्स्ट सर्कल का सेंटर है वो इस लाल सर्कल के ऊपर ही लाई करेगा। मतलब जो पॉइंट्स है ओ पी सी क्यू आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। कॉन्साइक्लिक का मतलब समझते हो ना, कि चारों से सर्कल पास करेगा, चारों से एक सिंगल सर्कल पास करेगा। क्यों? बिकॉज OPCQ इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऐसा क्यों? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल याद करो 10th में तुमने पढ़ा है, क्योंकि ये 90 है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में ये भी 90 है, ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 हो रहा है, एंगल P प्लस एंगल Q इज बीइंग 180। तो ऑपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 हो जाता है तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है? वो बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है कि उसके चारों पॉइंट्स जो हैं वो चारों पॉइंट से एक सर्कल सिंगल पास करेगा, उस क्वाड्रिलेटरल को एक सिंगल सर्कल सरकमस्क्राइब करेगा बेटा। तो ये जो सर्कल है ये चारों OPQ से तो करना ही था, C से भी करेगा। दैट इज व्हाट वी हैव प्रूव्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फर्दर एक और चीज, ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट ये फर्दर, OC इज डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। ये जो हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है लाल वाला, इसका नहीं बोल रहा हूं मैं, लाल वाले सर्कल का डायमीटर OC होगा। OC जो होगा ये वाली लाइन, ये इसका डायमीटर भी होगा लाल वाले का। क्यों होगा? क्योंकि ये 90 बन रहा है ना, एंगल इन सेमी सर्कल 90। 10th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी होगी कि भाई OC क्योंकि सरकमफ्रेंस पे 90 बना रहा है, देयरफॉर एंगल इन सेमी सर्कल 90 होता है, यानी कि ये वाला सेमी सर्कल होगा, यानी ये डायमीटर होगा, OC लाइन डायमीटर होगी। हमने ये बात प्रूव कर दी है। बस अब क्या है, OC डायमीटर है, O के कोऑर्डिनेट्स पता ही है, ओरिजिन है, C के कोऑर्डिनेट्स पता ही है, 3 - 2 है। तो आप क्या कर सकते हैं, सर्कल विद OC एज डायमीटर लिख लीजिए। सो इक्वेशन ऑफ रेड सर्कल जो हमें चाहिए था, उस सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी x - x1 इंटू x - x2 y - y1 इंटू y - y2 बराबर 0। तो x² - 3x प्लस y² प्लस 2y बराबर 0। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई है बेटा। इसके अंदर अल्फा हाफ सेटिस्फाई करा दो, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो अल्फा कॉमा हाफ सेटिस्फाइज, यहीं लिख देता हूं, अल्फा हाफ सेटिस्फाइज x की जगह अल्फा, सो अल्फा स्क्वायर - 3 अल्फा प्लस 1/4 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 4 अल्फा स्क्वायर - 12 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है जी, 20, 5 4 ज़ा 20, 10 और 2 हो गए फैक्टर्स। तो 2 अल्फा - 1, 2 अल्फा - 5 इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू हाफ और 5/2 दो आ गई है बेटा, 5/2 दी हुई है। देन अ वैल्यू ऑफ अल्फा बोली गई है। अ वैल्यू होने को दोनों हो सकती हैं, वन ऑफ द वैल्यू क्या है, 5/2 है, जो कि ऑप्शन में है, हाफ है नहीं ऑप्शन में, वैसे तो हाफ भी सही थी। तो अगेन आंसर हमारा सी आ गया है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगे हैं इसके अंदर। ये पहले भी बन चुका है, जेई में क्वेश्चन एडवांस्ड में था पहले, फिर मेंस में दे दिया, 2009 में एडवांस में आया था, 2023 में मेंस में दे दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे, 2024 का एक और लेते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये भी बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। देखो ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है, जिससे आप कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। तो भैया देखो, मैं तुमने एक बात नोटिस करी है, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं, क्योंकि पूरी कहानी पढ़ोगे ना तो तुम शुरू में भूल जाओगे क्या था। जैसे जैसे क्वेश्चन में पढ़ते जा रहे हो उसे डेटा एक्सट्रैक्ट करते जाओ, जो वो बोल रहा है। सेंटर से पास करती हुई एक लाइन लिखनी है, तो मेरे को सेंटर मिल गया 8,2। अब मुझे क्या ना, टेंशन नहीं लेनी सर्कल की, अब मुझे बस सेंटर की टेंशन है। मीट्स द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस एट A एंड B। तो एक वेरिएबल लाइन 8,2 से पास कर रही है, जो कि हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस को, पॉजिटिव साइड को A एंड B पे मिल रही है। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट A ले लेता हूं, y कोऑर्डिनेट B ले लेता हूं, और हमसे बोला है मिनिमम वैल्यू ऑफ OA प्लस OB। सो A प्लस B की मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है, A प्लस B की बेटा मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है। करेक्ट, ठीक है। तो पहला काम तो इसमें तुम्हें यही करना है कि यार
लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म लिख लो, अगर एक्स इंटरसेप्ट ए है वाई इंटरसेप्ट बी, तो लाइन ए बी की इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, इसमें 8,2 सेटिस्फाई करा दो, तो 8 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन बी इक्वल्स टू 1। ए और बी में रिलेशन आ गया और हमें निकालनी है ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू। अब देखो तुम लोग 12th का सिलेबस पढ़ चुके हो, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ चुके हो, तो पहली चीज जो माइंड में आती है, क्योंकि अब जब आप लोगों ने कैलकुलस पढ़ लिया है तो मिनिमम वैल्यू कहीं भी किसी चीज की पूछे मैक्सिमम मिनिमम लगता है यार dy by dx बेस्ट मेथड, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक तरीका तो वो है, तो तुम्हें क्वेश्चन में 3 तरीके से करके दिखाऊंगा, जरा ध्यान से देखना। पहला तरीका तो तुम सबके माइंड में आया होगा कि सर हम मैक्सिमम मिनिमा लगा लेंगे, जैसे यहाँ a प्लस बी एक फंक्शन बना लेंगे, एफ ए का बना लो या बी का, जिसका भी बी यहां से उड़ा दो, ए उड़ा दो, एक चीज का फंक्शन बना लो, है ना। तो यहां से आ गया 2 बाई बी इक्वल टू 1 माइनस 8 बाई ए, 2 बाई बी इक्वल टू ए माइनस 8 बाई ए, तो बी हो गया 2a अपॉन ए माइनस 8, 2a अपॉन ए माइनस 8, करेक्ट, सही है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एलसीएम भी ले सकते हो लेने को, वैसे एफ ए बना लिया, ए कॉमन, ए माइनस 8 प्लस 2 अपॉन ए माइनस 8, सो एफ ए बन गया a इंटू ए माइनस 6 अपॉन ए माइनस 8। तो एफ ए आ गया, एफ डैश ए 0 रख के अब तुम आराम से अपना मिनिमा विनिमा निकालो और सवाल को सॉल्व कर लोगे, है ना। एफ डैश ए को 0 पुट कर लेना फॉर मिनिमा। ये सबसे कॉमन मेथड है, बट सैडली सबसे लेंदी मेथड भी है। क्या सर ये सीखना जरूरी नहीं है? नहीं, सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा से ही सॉल्व होते हैं। बट यहां पे अब मैं एक बेटर अप्रोच लगाऊंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। मेथड नंबर 2, क्योंकि पॉजिटिव दिख रहे हैं भाई, ए और बी क्या दिख रहे हैं, पॉजिटिव, और मुझे ए प्लस बी बनाना है यानी अर्थमेटिक मीन में बनाना है, और मुझे 1 बाई ए 1 बाई बी की टर्म बनानी है यानी हार्मोनिक मीन बनाना है। यानी मुझे क्या करना है, देखो मुझे दिया है 8 बाई ए प्लस 2 बाई बी बराबर 1, यहां से 2 कॉमन ले लो, 4 बाई ए प्लस 1 बाई बी बराबर हाफ। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये हार्मोनिक मीन में बनेगा और अर्थमेटिक मीन में मुझे ए, अब मैं ए बाई टू 2 बार ले लेता हूं बेटा, क्यों, क्योंकि 4 बाई ए बनाना है, वरना 4 बाई नहीं बनेगा। अगर तुम सिर्फ ए और बी में ए एम एच एम लगाओगे तो ए एम में तो आ जाएगा ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम लगाओगे, अगर सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा होगा ना तुमने ए एम जी एम एच एम इन इक्वालिटी, और हार्मोनिक मीन में आएगा 2 अपॉन 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। बट मुझे यहाँ पे 4 चाहिए, तो 4 लाने के लिए मुझे वेटेड मीन लेना पड़ेगा, ए बाई 2 बार लेना पड़ेगा, बी को एक ही बार रख रहा हूं, बी को एक बार क्यों, क्योंकि बी के ऊपर 1 ही है। तो इन 3 नंबर्स में ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम जरा लगाओ। अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, ए बाई 2 प्लस ए बाई 2 प्लस बी होल बाय 3। हार्मोनिक मीन क्या होता है 3 नंबर्स का, 3 अपॉन 1 बाय ए मतलब ए बाई 2 प्लस 1 बाय ए बाई 2 प्लस 1 बाय बी, यही तो होता है एच एम, है ना भाई। 3 नंबर्स का होता है 3 अपॉन 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड। तो ये बन जाएगा ए प्लस बी बाय 3, ये बन जाएगा 3 अपॉन 2 बाय ए प्लस 2 बाय ए हो गया 4 बाय ए प्लस 1 बाय बी। देख रहे हो ना भाई, 4 बाय ए प्लस 1 बाय बी की टर्म बन गई है, जिसकी वैल्यू मुझे हाफ दी हुई है भाई, हाफ दी हुई है। सो ए प्लस बी बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अपॉन हाफ, तो ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इंटू 3, ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो गया बेटा। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी क्या हो गई, 18 हो गई है। मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी 18, यानी बी ऑप्शन। देखो कितना फास्ट हो गया ये, कितना फास्ट हो गया ये कैलकुलस मेथड से, क्योंकि वो भी ठीक है, ऐसा कुछ लेंदी बहुत ज्यादा नहीं है, बट स्टिल ये वाला थोड़ा सोचना मुश्किल है, क्योंकि वेटेड मीन आप तभी सोच पाएंगे जब आपने उस लेवल की सीक्वेंस सीरीज में प्रैक्टिस करी हुई है। जिनको ये नहीं सोच पाए खुद से, घबराने वाली बात नहीं है। एक थर्ड मेथड और तुम्हें बड़ा प्यारा बताता हूं, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है। देखिए, हमें ए प्लस बी की मिनिमम बतानी है, हमें फिर से क्या दिया हुआ था, 4 बाय ए प्लस 1 बाय बी हाफ दिया हुआ है। तो मेरे माइंड में एक चीज आ रही है, क्यों ना मैं 4 बाय बी को, देखो ये प्लस का साइन आ रहा है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, समझ रहे हो ना। मेरे माइंड में आ रहा है यार, क्यों ना इसको मैं 4 बाय ए को हाफ साइन स्क्वायर थीटा कह देता हूं, एंड 1 बाय बी को हाफ कॉस स्क्वायर थीटा कह देता हूं। तो उससे क्या होगा ना,
4/a को अगर हाफ साइन स्क्वायर और हाफ कॉस स्क्वायर मिला के हमेशा हाफ हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो दो वेरिएबल थे a और b, उनकी जगह हटा के एक सिंगल वेरिएबल थीटा लेके आ रहा हूं। ये देखिए, तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 8/sin स्क्वायर थीटा, और यहां से b का हो जाएगा 2/cos स्क्वायर थीटा। यानी कि आप बोल सकते हो a का वैल्यू हो गया 8 कोसेक स्क्वायर थीटा और b का वैल्यू हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा। करेक्ट, सही है, बात समझ गए हो। उससे क्या होगा, ये वाली इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाइड रहेगी। अब अगर a और b मैं ये रख लूं, थीटा के टर्म में सब्सटीट्यूशन करी मैंने, अब मुझे क्या निकालना है, a प्लस बी का मिनिमम वैल्यू। a प्लस बी का मिनिमम वैल्यू निकालना है बेटा। a की जगह डाला 8 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा, राइट। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। और याद करो, तुम्हें मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बेटा बताई थी ये बात, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है। अब देखते हैं कितने लोगों को याद है। नॉर्मल बैचेस में, अर्जुना में, या फिर आपने यूट्यूब में भी पढ़ा होगा, ये बात कई जगह बताई गई है। एक तो ट्रिग्नोमेट्री में बताई जाती है, दूसरा ये आपका इलिप्स में भी कई बार ये यूज होता है। सो इसकी मिनिमम वैल्यू a प्लस बी होल स्क्वायर होती है। बिल्कुल अच्छी तरह याद रखो, ये फिर से पेपर में बहुत बार यूज हो सकता है, राइट। a स्क्वायर सेक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू a प्लस बी होल स्क्वायर। नाउ इफ यू कंपेयर इट विद दिस, तो a स्क्वायर तो 2 हो गया, a स्क्वायर 2 हो गया, पॉजिटिव वाला a ले लो √2, और b स्क्वायर तुम्हारा 8 हो गया, तो b को तुम्हें ले लेना है 2√2, और मिनिमम वैल्यू पूछी है तो a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी। अच्छा, ये वाला a अलग है, ये वाला a अलग है। अच्छा, बार बार कंफ्यूजन नहीं करना है, ये a स्क्वायर बी स्क्वायर अलग चीज है, और ये जो ए बी अलग चल रहे थे, वो जो स्ट्रेट लाइन के इंटरसेप्ट थे वो अलग हैं, ये वाले ए बी अलग है, ये ए बी अलग है। तो इसकी सीधे मिनिमम वैल्यू लिख देता हूं, a प्लस बी होल स्क्वायर 2√2 प्लस √2 का होल स्क्वायर, यानी 3√2 का होल स्क्वायर 9 इंटू 2 18 आ गई बेटा मिनिमम वैल्यू। यहां से भी 18 आ गई, यहां से भी 18 आ गई, और कैलकुलस से भी 18 आ जाएगी। ठीक है, तो 3 मेथड बता दिए यार। अब इससे ज्यादा तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे, है ना। अलग अलग स्टेज पे जो बच्चे हैं, जो जिसने पढ़ रखा है, देखो ये तुम सबने पढ़ रखा होगा क्योंकि एनसीईआरटी लेवल का कॉन्सेप्ट है, बट तुम देख रहे हो ये लेंथी है ना। ये इसके लिए चाहिए थोड़ा मास्टरी भाई, आपने हाईफाई लेवल की सीक्वेंस सीरीज पढ़ी और उसके एप्लीकेशंस लगाए हुए हैं, तभी आप ये सोच पाएंगे। समझना मुश्किल नहीं है, सोच पाना कि a/2 कैसे लाए, वेटेड मीन्स। ठीक है, तो ये सोचना थोड़ा मुश्किल है, ये सोचना भी मुश्किल है, ये भी थोड़ा आईआईटी लेवल की, बट फास्टर मेथड्स हैं। देखो, जो फास्टर मेथड्स होंगे उसमें कहीं ना कहीं पीछे की मेहनत होगी तुम्हारी, जो तुमने करी होगी, पसीने बहाए होंगे, चीजें याद करी होंगी, ट्रिक सीखी होंगी। और जिसमें कोई ट्रिक विक यूज नहीं हो रही भैया, उसमें तो वहीं बैठ के मेहनत करनी है, तो वहीं बैठ के तुम्हें लेंदी पड़ेगा ये क्वेश्चन। सिंपल सा फंडा होता है देखो मैथ्स में। अगर आपको पेपर लेंदी लग रहा है, उसका मतलब है कि तैयारी उस लेवल की हुई नहीं है, पढ़ाई उस लेवल की करी नहीं है यार। बुरा मानने वाली बात नहीं है, आप में से कई लोगों को बुरा लग जाएगी ये बात, बट फैक्ट तो यही है ना। आपको लेंदी लग रहा है, बट वही पेपर कुछ लोग फोड़ के आ रहे हैं, तो आपको लेंदी लग रहा है ना, वो है नहीं लेंदी, इसलिए समझना है। कई बार मैं देखता हूं मैथ्स को पीछे पड़े होते लोग, वो बहुत लेंदी है, बहुत टफ है। अरे भाई, मैं तब हंसता हूं भाई, ठीक है कुछ क्वेश्चन होंगे लेंदी, बट वही तुम्हें करने थे, बाकी सारे क्वेश्चन भी तो थे। 25 सवाल अगर जेईई मेन में आते हैं, 5 या 6 बहुत लेंदी होते हैं, बाकी 20 तो कर लो, बाकी 20 में से कर लो यार। वो तुम्हारे इजी टू मीडियम होते हैं, वो ना लेंदी होते हैं बहुत ज्यादा, ना बहुत ज्यादा टफ होते हैं, तो वो आपको करने चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, जेईई मेन 2025, फिर से लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1, लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 मीट्स द सर्कल एट पॉइंट्स a एंड b। बड़ा प्यारा सर्कल है भैया, रेडियस 2 का, लाइन भी बड़ी प्यारी है वैसे तो। ये है हमारा सर्कल और ये है हमारी लाइन। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। सर्कल एंड लाइन मीट एट a एंड b, ये वाले पॉइंट्स हमारे a एंड b हो गए हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, इफ द लाइन परपेंडिकुलर टू AB एंड पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB। बड़ी अच्छी बात कर दी इसने भाई, मिड पॉइंट से अगर पास करना है, कॉर्ड AB के मिड पॉइंट से, और परपेंडिकुलर भी रहना है, तो सेंटर से पास करेगी करेगी, सेंटर से तो पास करेगी करेगी भाई। मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाई जाए तो सेंटर से पास करती है, ये बात तुमने 10th में प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है सर्कल की। कॉर्ड के मिड पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर लाइन बनाऊं, सेंटर से पास करेगी। इंटरसेक्ट द सर्कल एट C एंड D। अब ये जो कॉर्ड है, ये डायरेक्ट नहीं बोल रहे कि डायमीटर है,
कह रहे हैं कि भाई ये CD पे मिला रहे हैं, तो CD डायमीटर हो गया बिकॉज सेंटर से पास कर रही है लाइन। CD इज द डायमीटर। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ADBC, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ADBC, बहुत जबरदस्त सवाल बन गया। देखो अब इसमें क्या करना है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। देखो ये बात 12th में मैंने कई जगह बताई हुई है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल का जनरल एरिया, देखो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के दो तरीके हैं। एक है कि भाई हम कोई अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से वो दिस एरिया प्लस दिस एरिया करके वो ट्रिक लगाएं डिटर्मिनेंट की, बट उसके लिए कोऑर्डिनेट्स चाहिए सारे, वो तो है नहीं, तो वो ट्रिक मैं साइड में रख देता हूं क्योंकि मेरे पास कोऑर्डिनेट्स नहीं है, इनके कोऑर्डिनेट निकालना बहुत लंबा काम हो जाएगा। दूसरी ट्रिक एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की होती है जो वेक्टर्स में बताई जाती है कि हाफ D1 क्रॉस D2 से किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाता है। ठीक है जी, हाफ D1 क्रॉस D2 से, मॉड ऑफ हाफ D1 क्रॉस D2 से किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाता है क्रॉस प्रोडक्ट से। बट क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायगोनल्स हैं, D1 D2 क्या है, डायगोनल्स, तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायगोनल्स हैं, इसको मैं खोल दूं तो हाफ मॉड D1 मॉड D2 इंटू साइन 90 हो जाएगा बिकॉज डायगोनल्स के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो हाफ D1 D2 हमारा इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो गया, जस्ट लाइक रोम्बस, क्योंकि रोम्बस में भी डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। बट इसका मतलब नहीं है रोम्बस बन गया भाई, कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। डायगोनल्स परपेंडिकुलर हो डज नॉट ऑलवेज मीन कि वो रोम्बस है। रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलर होंगे, ये बात सही है, बट जहां भी डायगोनल परपेंडिकुलर हो गए वो रोम्बस हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं तो फॉर्मूला हमारा ये यूज हो जाएगा। तो अब सोचो ये D1 है और ये D2। अच्छा D2 की लेंथ, D2 तुम्हारा CD हो गया जिसकी लेंथ तो 2R हो गई, सीधे सीधे डायमीटर है भाई, रेडियस इसका 2 था तो डायमीटर हो जाएगा 2 × 2 विच इज 4। तो D2 की जगह मैं सीधे क्या लिख सकता हूं, 4 लिख सकता हूं बेटा। और D1 की जगह मुझे चाहिए तो लेंथ ऑफ कॉर्ड है वो, तो D1 क्या है, D1 है तुम्हारी AB की लेंथ, और AB की लेंथ तुम लेंथ ऑफ कॉर्ड की तरह निकाल सकते हो। एक अलग क्वेश्चन बना लो इसको कि भाई AB जो है, ये सर्कल था, ये AB थी जो इसकी कॉर्ड लेंथ निकालनी है, और इसके ऊपर सेंटर ओरिजिन था। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस OM हम निकाल सकते हैं बिकॉज लाइन है x + y = 1, सो OM हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन 1/√2 हो जाएगा बेटा। और ये रेडियस तो 2 था ही, तो ये x तुम्हारा इतना सॉल्व हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, x² विल बी 2² - OM²। तो x² हो गया 4 - ½ x² हो गया 7/2। तो हमें क्या निकालना है, 2x निकालना है। AB क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा बेटा, 2 × x यानी 2√7/2, तो √14 हो गया AB। AB क्या हो गया, √14, और D1 हो गया AB, √14 आ गया D1। सो हाफ ये वाला हो गया √14, तो हाफ √14 × 4, तो 2√14 हो गया हमारा C ऑप्शन, 2√14 हो गया बेटा C ऑप्शन, राइट। C ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। देख लीजिएगा 2√14 C ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें क्या है, 2-3 कॉन्सेप्ट्स लग गए। एक तो 10th का परपेंडिकुलर लाइन जो है वो डायमीटर होगी, फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल लग गया, थोड़ा वेक्टर्स का हाफ D1 क्रॉस D2, और फिर हमने लेंथ ऑफ कॉर्ड यहां से निकाल ली बेटा, सॉल्व कर ली AB की लेंथ। दैट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो पहले भी लेंथ ऑफ कॉर्ड जब भी लगे पाइथागोरस थ्योरम लगाना होता है, एक क्वेश्चन में लगा था ऑलरेडी। चलो अगला 2025 का एक और सवाल देखेंगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे भाई 2025 का। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए हैं बड़े, और 2024 में भी आए थे बड़े सारे, वो भी कराऊंगा। सर्कल बी इमेज ऑफ, सर्कल सी बी इमेज ऑफ दिस इन द लाइन दिस। अच्छा सर्कल की इमेज निकालनी है इस लाइन में। पैराबोला में भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था, पैराबोला की इमेज, वो कल करेंगे। सर्कल की इमेज है इन द लाइन, सो एक लाइन है 2x - 3y + 5, इस लाइन में एक सर्कल की इमेज लेनी है, उस सर्कल का बेसिकली सेंटर की इमेज लेनी होगी। अच्छा सेंटर है 1, -2, ठीक है। A be a point on C such that O is parallel to x axis and A lies on right hand। चलो पहले एक काम करते हैं, इसकी रिफ्लेक्शन वाला सर्कल निकालते हैं क्योंकि उतना तो करना ही पड़ेगा हमें। ये सर्कल का सेंटर C है, नहीं C मतलब C तो ऑलरेडी था, तो जो भी है सर्कल P है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो Q होगा बेटा, सेंटर निकल आएगा रिफ्लेक्टेड पॉइंट से।
इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन करके निकाल देंगे। स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मूला कल पढ़ा था ना, इस पॉइंट की इमेज इस लाइन में ले लेते हैं। सो x माइनस x1 अपॉन 2a इज y माइनस y1 अपॉन 2b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस 6 प्लस 5, है ना। 2x क्यों, 2 इंटू 1 प्लस 6 प्लस 5 अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। करेक्ट, सही है। तो ये हो गया x माइनस 1 अपॉन 4 y प्लस 2 अपॉन माइनस 6, 6 5 11 13 9 4 13 माइनस 1 हो गया। सो x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 4, x हो गया माइनस 3, y प्लस 2 इक्वल टू 6, तो y हो गया 4। माइनस 3 कॉमा 4 क्या हो गया, माइनस 3 कॉमा 4 हमारा q के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रेडियस तो सेम ही होगा, इसका रेडियस निकाल लो भाई, रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 4। रेडियस तो 3 है, तो रेडियस इसका भी 3 होगा। तो जो रिफ्लेक्टेड सर्कल है उसका सेंटर आ गया, रेडियस आ गया। सो सर्कल की इक्वेशन बन गई x प्लस 3 होल स्क्वायर y माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। ये हमारे किसकी इक्वेशन आ गई, रिफ्लेक्टेड सर्कल की आ गई है। अच्छा, a इज अ पॉइंट ऑन c। चलो अब a इज अ पॉइंट ऑन सर्कल c ये वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल है पैरेलल टू o इज पैरेलल टू x एक्सिस। अच्छा, o तो ओरिजिन होगा और द सेंटर o ऑफ c। अच्छा, o क्या है, सेंटर है। o ओके ओके, o ओरिजिन नहीं है, क्या है देखो ध्यान से पढ़ना है। OA is parallel to x axis and A lies on right hand side of the center O of C। लैंग्वेज ही तो मेन है, O जनरली ओरिजिन के लिए लेते हैं, बट यहां कह दिया नहीं, O इज द सेंटर ऑफ C, इसका सेंटर है। तो एक काम करते हैं, फिगर बना लेते हैं। माइनस 3 कॉमा 4 रेडियस, सेंटर है। माइनस 3 कॉमा 4 थोड़ा सा अच्छी तरह बना लेता हूं। माइनस 3 कॉमा 4 का मतलब हो गया यहां पे x कोऑर्डिनेट माइनस 3 है और y कोऑर्डिनेट 4 है ना। तो माइनस 3 कॉमा 4 और रेडियस भी 3 है, नोट करो रेडियस भी 3 है। तो यानी कि ये जो सर्कल होगा बेटा वो y एक्सिस को टच करेगा। समझ गए ना, y एक्सिस को क्यों टच करेगा, क्योंकि रेडियस भी 3 है और सेंटर का x कोऑर्डिनेट भी का मॉड भी 3 हो रहा है, तो y एक्सिस को टच करेगा। तो इस तरह का सर्कल है, इस तरह का सर्कल है। अब बोल रहे हैं and A is a point on C such that OA is parallel to x axis। OA, ये O था, सेंटर OA is parallel to x axis, यानी इस पैरेलल लाइन पे, इस वाले डायमीटर पे हमें कहीं पर A लेना है, A कहीं पर लेना है। A lies on right hand side of the center। अच्छा, A be a point on C। अच्छा, तो इसी पे पॉइंट है, बट A जो है राइट साइड ऑफ, A जो है कहां लाए कर रहा है, राइट हैंड साइड ऑफ द सेंटर O ऑफ C। अच्छा जी, खेल समझ रहे हो ना भाई, समझ तो रहे हैं कि जो A है राइट हैंड साइड पे लाए कर रहा है, मतलब A वाला पॉइंट ये है तुम्हारा, O के राइट साइड में लाए कर रहा है और सर्कल के ऊपर भी लाए करना है। देख रहे हो ना, डायरेक्ट नहीं बता रहे, एक कोऑर्डिनेट कह रहे हैं कि O एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, O सेंटर है और A जो है राइट साइड पे लाए कर रहा है, A लाए सर्कल पे भी कर रहा है। A इज अ पॉइंट ऑन सर्कल ऑल्सो एंड इट इज लाइंग ऑन राइट साइड ऑल्सो, तो इट हैज टू बी दिस ओनली विच इज 0,4। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0,4 हो गए। ये ट्रिकी पार्ट था भाई, ये ट्रिकी पार्ट था। B अल्फा बीटा, बीटा लेस देन 4 लाइज ऑन C सच दैट लेंथ ऑफ आर्क AB इज 1/6 ऑफ द पेरीमीटर। अच्छा, अब वो कह रहा है भैया एक काम कर, एक नया पॉइंट ले, बीटा अल्फा बीटा लेस देन 4, अच्छा लाइज ऑन C सच दैट लेंथ ऑफ आर्क। अच्छा, तो A से लेंथ ऑफ आर्क ऐसे कुछ लेना है, A भी एक पॉइंट लेना है सच दैट ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये 1/6 है टोटल पेरीमीटर के। क्या दी हुई है, 1/6 ऑफ द पेरीमीटर। तो अगर ये लेंथ ऑफ आर्क 1/6 है तो देखो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क ए भी होता है आर थीटा, रेडियस तो फिक्स्ड है, थीटा के प्रोपोर्शनेट है। तो अगर लेंथ का रेशियो 1:6 है तो थीटा का रेशियो भी 1/6 होना चाहिए। थीटा शुड बी 1/6 ऑफ द एंटायर थीटा, एंटायर थीटा तो 2 पाई होता है। या इतनी मेहनत नहीं सर, इतना दिमाग में नहीं लगा सकता, थीटा π/3 आ गया, इतना नहीं लगा सकता, तो भैया लेंथ ऑफ आर्क ए बी का फॉर्मूला लगा लो, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, है ना, और लेंथ इज 1/6 ऑफ 2 पाई आर।
तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr हो गया, 2πr कट गया, सो थीटा की वैल्यू 6 6 36, 60 डिग्रीज आ गई। बात वही है, जैसे मर्जी बोल लो। थीटा की वैल्यू, थीटा क्या है? सेंट्रल एंगल ऑफ दिस आर्क, ये वाला एंगल तुम्हारा थीटा है बेटा। थीटा तुम्हारा 60 डिग्रीज या π/3 आ चुका है। सही है। अब बी के कोऑर्डिनेट शायद निकालने होंगे, अल्फा बीटा, है ना, अल्फा बीटा निकालने हैं। हाँ, बीटा माइनस √3 अल्फा निकालना है। सो बी के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं अल्फा बीटा मान लूं, तो अब बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे सोचो भाई। बी के कोऑर्डिनेट्स तो डायरेक्ट पैरामेट्रिक लिख दो ना इससे यार। इससे 3 डिस्टेंस इधर की तरफ, और थीटा क्योंकि 60 है बट -60 यूज कर लेता हूं, क्योंकि स्लोप एंगल -60 हो जाएगा, नीचे की तरफ क्लॉकवाइज है। तो इस लाइन ओबी का स्लोप एंगल, स्लोप है tan ऑफ -60। थीटा की जगह -60 यूज करूंगा क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहा है। और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लगा लेता हूं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लगा लेता हूं बेटा। समझ गए ना? देख लीजिए क्या कर रहा हूं। तो मैं x को x1 प्लस r cos ऑफ -60, y को y1 प्लस r साइन ऑफ -60 कह देता हूं। ठीक है। x1 क्या है? -3, y1 क्या है? 4, -3 और 4, रेडियस 3 है, 3 डिस्टेंस पे लगाना है, तो r की जगह 3 डाल दो। तो -3 प्लस 3 इंटू कॉस ऑफ -60 हाफ, और 4 प्लस r इंटू -√3/2, r की जगह फिर से 3। करेक्ट, ऐसा कर लेते हैं। तो -6 प्लस 3 -3/2 हो गया ये, और ये हो गया बेटा कितना हो गया देखो, 4 -3√3/2 हो गया ये वाला। ये आ गया बेटा हमारे पास, अल्फा आ गया, ये हो गया अल्फा, और ये हो गया बीटा। हमसे बोला गया है बीटा माइनस √3 अल्फा, सो बीटा माइनस √3 अल्फा हो जाएगा। अल्फा की जगह भी -3/2 है, माइनस माइनस प्लस, सो 3√3/2 ये, और ये कट गए पूरे पूरे, 4 हो गया भाई। बीटा माइनस √3 अल्फा क्या हो गया? 4 हो गया। अब देखो डायरेक्ट भी तुम्हें ये चीज कर सकते थे, कैसे यार? ये लाइन की इक्वेशन पे तो लाया करेगा ना अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इस लाइन की इक्वेशन पे लाया करेगा, और इस लाइन की इक्वेशन तुम लिख सकते हो, शायद इससे आ जाए डायरेक्टली, आई एम नॉट श्योर क्या इससे आ जाएगा, देखते हैं कि भाई हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन के लिए स्लोप तो -30 है, आएगा कैसे? लेट्स चेक, मुझे लग रहा है शायद आ जाए। स्लोप है -60, सो स्लोप है tan ऑफ -60 विच इज -√3। ठीक है, और 2.5 से स्लोप लिख लो, नहीं इससे नहीं आएगा शायद। बीटा -4 अपॉन अल्फा प्लस 3 -√3 है, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बीटा -4 इक्वल टू, है ना, बीटा -4 अल्फा प्लस 3। ठीक है, -√3 स्लोप हो गई, सही बोल रहा हूँ ना भाई, ज्यादा जल्दबाजी तो नहीं कर रहा मैं। हाँ, तो इक्वल टू -√3 अल्फा -3√3, तो बीटा प्लस √3 अल्फा आ जाता है यहां से तो डायरेक्टली। अरे यार, बीटा प्लस √3 अल्फा आता, मुझे चाहिए था बीटा -√3 अल्फा। एनीवेज चलो, नहीं बना डायरेक्ट, मुझे लग रहा था शायद बन जाए डायरेक्ट, बट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकाल लिया और डायरेक्ट अल्फा बीटा निकाल के, मुझे लगा शायद बिना अल्फा बीटा निकाले रिलेशन क्रिएट हो जाए, बट वो नहीं हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें अगेन बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लग गए। इमेज लग गया स्ट्रेट लाइन का, ये देखिए सर्कल के कॉन्सेप्ट लग गए यहाँ पे, और फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट तो ये लैंग्वेज थी भाई, जो ये ए के कोऑर्डिनेट्स हमने 0 4 निकाले, फिर ये थीटा निकाला, थोड़ा आर्क लेंथ ऑफ आर्क निकाल के, उसके बाद हमने जो है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स अगेन स्ट्रेट लाइन के लगाए, एंड देन फाइनल आंसर निकल कर आया, 4 आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2024 का, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड लेंथ 12। अच्छा, इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड लेंथ 12, एक सर्कल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर इंस्क्राइब किया गया है। ठीक है, फिर क्या किया गया? एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ एनी स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्कल। अच्छा भाई साहब, समझ गए। अब इसके अंदर भी एक स्क्वायर ले आए, इसके अंदर भी एक स्क्वायर इस तरह का ले आए,
और इस स्क्वायर का एक तरह से साइड लेंथ निकालना है, क्योंकि साइड आ गई तो एरिया एंड पेरीमीटर आ ही जाएगा। तो देखिए ये साइड हमें दी हुई है, एस दिया हुआ है 12। तो आपको एक बात पता है कि यार अगर ये इसका रेडियस आर मान लूं, ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये s/2 यानी 6 हो जाएगा। सो इन दिस ट्राइंगल साइन 30 सॉरी tan 30 हो जाएगा r/6 परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30 हो गया। tan 30 होता है 1/√3, सो r/6 हो गया 1/√3। तो r की वैल्यू हो गई 2√3। r की वैल्यू क्या हो गई 2√3 हो गई है बेटा, रेडियस निकल कर आ गया है। पहला काम हमने सर्कल का रेडियस निकाल लिया। अब हम जरा इस फिगर पे चलते हैं, इस वाली फिगर पे चलते हैं कि भाई सर्कल के अंदर हमारे को एक स्क्वायर इंस्क्राइब करना है। तो नोट करो कि ये जो सर्कल का 2r होगा और इसकी साइड अगर x है तो ये x है, तो x² + x² इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर हो गया, यानी 2x² हो गया 4r²। r² की जगह क्या आ जाएगा 4 × 3, तो x² हो गया, x हो गया तुम्हारा 2√6। तो साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर क्या आ गई 2√6। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया यार, आसान क्वेश्चन हो गया 10th लेवल का। अब हमें बोला गया है दैट एरिया एंड पेरीमीटर इज m, तो एरिया m है, m हो गया x², 4 × 6 24 हो गया m, और n हो गया पेरीमीटर 4x हो गया, तो 8√6 हो गया। हमसे पूछा है m + n², तो m + n² हो गया 24 + n², 64 × 6 है ना भाई। 24 कॉमन ही ले लो, 6 4 = 16 हो गया है 16, तो 24 × 17 कुछ बन रहा है मेरा, तो 24 × 17 सही है क्या। लास्ट डिजिट 8 आ रही है भाई, तो यानी ए ऑप्शन होना चाहिए, ए ऑप्शन सही है, मान लेते हैं, आ ही रहा होगा यार, चेक कर लेना, 24 × 17 बन जाएगा। कर लो भाई, कहीं गलती हो, रिकॉर्डिंग क्लास है, वैसे भी कोई बताने वाला भी नहीं है। 14 15 16 8030 408 सॉरी 408 हमारा बन गया है ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन पर आएंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है भाई, इजी था ये वाला तो यार, 10th लेवल का ही था, सीधे सीधे इस तरह की चीजें 10th में बहुत बार कराई जाती हैं आपको ज्योमेट्री में। लेट अ सर्कल पासिंग थ्रू 2,0 हैव इट्स सेंटर एट द पॉइंट h, k। अच्छा, पासिंग थ्रू 2,0 और उसका सेंटर है h, k पे। XC YC बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। अच्छा ओके, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन टर्म्स ऑफ C आ जाएगा, क्योंकि यहां C की टर्म है। गॉट इट। जैसे ही C टेंडिंग टू 1 करेंगे दोनों में, H और K में, सॉरी XC और YC में, तो HK की वैल्यू आ जाएगी। मतलब अगर मैं C को 1 डाल दूं और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व कर दूं तो मुझे सेंटर मिलना चाहिए, यही तो मतलब हुआ। दोबारा सुन लो भाई, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है XC और YC, बट उसमें 1 डाला जाए तो HK आ जाएगा। HK क्या था, सेंटर था उसका, लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन। तो मेरे माइंड में चल रहा है यार, क्यों ना मैं 1 पहले डायरेक्ट डाल के देखता हूं ना, C को 1 डाल के क्या हो रहा है। पहली लाइन तो बेचारी प्यारी सी है, और दूसरी लाइन में 1 डालूंगा तो 3x + 5y = अरे अरे ये तो क्या हो गया, सेम ही लाइन बन गई। बहुत दुख हुआ सर, सेम बन गई लाइन। वो तो बननी थी, इतना इजी तो नहीं देते, किसी को 1 डाला और दोनों सॉल्व कर लेता, सेंटर आ जाता, दैट वुड हैव बीन वेरी इजी। फिर क्या करूंगा एक तरीका तो देखो, लॉन्ग मेथड जो माइंड में तुम्हारे चल रहा है वो मैं ऑलरेडी, मेरे भी चल चुका है कि यार दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं, x निकालूं फिर y निकालूं, फिर हम या एक ही निकाल लूं, लिमिट ले लूं, फिर x आ जाएगा फिर y आ जाएगा, ऐसे करके पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करूं फिर लिमिट लगाऊं। मेरे माइंड में थोड़ा उल्टा चल रहा है, मैं चाह रहा हूं पहले लिमिट लगा लूं किसी तरह, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बड़ा लंबा सा आएगा, फिर उसमें लिमिट डालूं, लेंदी सा काम हो जाएगा। तो मेरे को क्या दिख रहा है यार, एक काम करता हूं, दोनों को इक्वेट करता हूं, दोनों 1 1 है, इक्वेट तो करना ही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। तो 3x + 5y इंस्टेड ऑफ एलिमिनेटिंग एनीथिंग मैं बस इक्वेट कर रहा हूं। कर दिया जी, x की टर्म इधर ले लो, 3 - 2 - c 5c² - 5y, तो x × 1 - c
c माइनस वन सी प्लस वन इंटू वाई, और क्योंकि c1 नहीं है ये कट गए माइनस के साथ, तो c माइनस वन की टर्म देखो कट गई है दोनों तरफ से, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म जा चुकी है। अब मैं c को 1 यहां डाल लेता हूं, सो माइनस एक्स इक्वल टू 10y, माइनस एक्स इक्वल टू 10y या x इक्वल टू माइनस 10y बोल दो। अब x को माइनस 10y इसमें डाल देता हूं, देखो x को माइनस 10y इसमें डाल देता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा 3 इंटू माइनस 10y प्लस 5y इक्वल टू 1, तो माइनस 30y प्लस 5y इक्वल टू 1, माइनस 25y इक्वल टू 1, y की वैल्यू माइनस 1/25 मिल गई है। डायरेक्ट हो गया थोड़ा सा काम, है ना। और माइनस 1/25 तो x हो गया तुम्हारा, तो x हो गया 2/5, x हो गया बेटा 2/5, करेक्ट। तो सेंटर आ गया 2/5 कॉमा माइनस 1/25। मैंने लिमिट पहले ले ली फिर पॉइंट सॉल्व किया, यही मैं चाह रहा था इतनी देर से, ठीक है। नहीं तो स्टैंडर्ड प्रोसेस है ही, आप पहले पॉइंट निकालिए फिर लिमिट लीजिए, दैट इज ऑल्सो गुड इनफ। तो पॉइंट आ गया सेंटर, और रेडियस तो निकल ही जाएगा 2,0 की वजह से, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल जाएगी 2,0, और सेंटर है तुम्हारा 2/5 माइनस 1/25। अब तुम निकाल लेना यार सेंटर रेडियस फॉर्म लगा के, ऑप्शन मैच कर लेना। हम देख लेते हैं सेंटर मैच कर रहा है ना हमारा, डी ऑप्शन में 20/25, तो ये हो गया माइनस 4/5 का आधा कर दें तो 2/5, हाँ सही है। और y हो गया 2/25 का माइनस और आधा, तो माइनस 1/25, बिल्कुल सही। सेंटर हमारा बिल्कुल सही आया है, डी ऑप्शन से मैच कर रहा है, ठीक है बेटा। तो ऐसे ये क्वेश्चन करना है, अच्छा प्रॉब्लम था, लिमिट्स थोड़ा सा इसमें यूज हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करेंगे तो सर्कल्स के, अभी हमने क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल्स पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट। सर्कल सी ऑफ रेडियस 1 क्लोजर टू ओरिजिन, अच्छा, सच दैट लाइंस पासिंग थ्रू 3, 2 एंड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस टच इट। क्या कह दिया भाई इसने, कह रहा है सर्कल, दोबारा से देखते हैं भाई, कुछ समझ सी नहीं आई बात, क्या बोला है भाई साहब, सर्कल ऑफ रेडियस 1 एंड क्लोजर टू ओरिजिन सच दैट लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 2 एंड पैरेलल टू, अच्छा, सो x इक्वल टू 3 एक लाइन बनानी है, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 एक लाइन बनानी है। इन दोनों, ये 3,2 से पैरेलल लाइंस बना दी मैंने, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट टच इट, अच्छा इन दोनों को टच कर रहा है और रेडियस 1 है और क्लोजर भी है, तो देखो 4 सर्कल्स होंगे ना जो ऐसे टच कर रहे होंगे, देखिए एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक तो ये हो गया जिसका रेडियस 1 है और दोनों लाइंस को टच कर रहा है। दूसरा क्या हो सकता है भाई साहब, ये भी हो सकता है एक, तीसरा कौन सा हो सकता है, ये भी हो सकता है, और चौथा कौन सा हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है जी। तो ये 4 सर्कल्स हो सकते हैं जो दोनों लाइंस को टच करें, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 को, और रेडियस इनका 1 हो। बट हमें चाहिए क्या चाहिए भाई, हमें कहां गया, हाँ, क्लोजर टू ओरिजिन, ओरिजिन के सबसे पास वाला चाहिए, तो यही वाला होगा भाई सबसे पास वाला। तो इसका सेंटर नहीं निकाल लोगे क्या, सोचो भाई, आपका क्या हो जाएगा 3,2 ये था, है ना, तो 3 से 1 यूनिट कम जाना है हमें, रेडियस है क्योंकि 1, तो ये हो गया 2,2, ये क्या हो गया 2,2 x2 y2, और इसमें क्या हो जाएगा, x तो 2 ही रहेगा, y और 1 कम हो जाएगा, तो 2,1 इसका सेंटर हो जाएगा बेटा। इसका सेंटर, हमारे सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा 2,1, तो 2,1 इज द सेंटर, रेडियस तो 1 है ही। आगे बढ़ते हैं, देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ सर्कल सी फ्रॉम पॉइंट 5,5, 5,5 से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है, ये तो इजी है, पी क्यू पी सी, जो अगर ये है तो डी मिनिमम ये वाला क्या होता है, डी मिनिमम का फॉर्मूला हो जाएगा पी सी माइनस आर, तो डी मिनिमम विल बी पी सी माइनस आर, पी सी डिस्टेंस निकाल लो, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट, रेडियस इसका 1 था ही, तो 4 होना चाहिए भाई, मिनिमम डिस्टेंस इसका 4 होना चाहिए, ठीक है। तो सर्कल टचिंग 2 लाइंस वाला कॉन्सेप्ट इसमें हमने लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अब हमने सर्कल के बारे में बातचीत कर ली है, बेसिक इक्वेशंस का इस्तेमाल कैसे करते हैं, अब हम
सर्कल के इंटरसेप्ट्स पे आते हैं। एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला, वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स इंटरसेप्ट ये होता है, वाई इंटरसेप्ट ये होता है। अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर जाए तो एक्स इंटरसेप्ट 0 यानी जी स्क्वायर बराबर सी होगा। अगर एक्स एक्सिस को टच कर जाए तो जी स्क्वायर बराबर सी, ये देखिए लिख देता हूं, अगर एक्स एक्सिस को टच कर जाए सर्कल तो तुम क्या करोगे, जी स्क्वायर बराबर सी करोगे। और रेडियस क्योंकि होता है रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर और सी तो बराबर आ गए हैं, तो रेडियस हो जाएगा मॉड एफ। ये देखिए जो फिगर में भी रेडियस और मॉड एफ, यही तो मॉड एफ होता है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज इक्वल टू रेडियस। तो जब भी सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है रेडियस इक्वल टू मॉड एफ होगा। जब भी सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो एफ स्क्वायर बराबर सी होगा और रेडियस इक्वल टू मॉड जी आ जाएगा बेटा। और जब भी सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो उसका दोनों ही कोऑर्डिनेट रेडियस होंगे, आर कॉमा आर होगा या माइनस आर माइनस आर माइनस आर, आर माइनस आर, इस तरह के ही कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बातें आनी चाहिए। इस पे देखो सीधा क्वेश्चन पूछा है 2025 में, इंटरसेप्ट्स पे सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। लेट्स सॉल्व इट। इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस एक्स एक्सिस एट पॉइंट a, 0 एंड कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ b। अच्छा, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, टच कर रहा है मतलब जी स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा सर्कल भी दिया हुआ है भाई साहब, सभी कुछ दे रखा है इसने, तो सर्कल भी दे रखा है। ठीक है, तो जी हो जाएगा, जी हो जाएगा माइनस अल्फा बाई 2 और एफ हो जाएगा बीटा बाई 2 और सी हो जाएगा गामा। तो पहली चीज तो ये, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो जी स्क्वायर बराबर सी यानी अल्फा स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू गामा। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 गामा। अच्छा, a, 0 पे भी टच कर रहा है, समझ रहा हूं, a, 0 फिर इसे सेटिस्फाई भी करना चाहिए क्योंकि सर्कल a, 0 पे टच कर रहा है। तो a, 0 सेटिस्फाइज, तो a स्क्वायर माइनस अल्फा a प्लस गामा इक्वल टू 0। करेक्ट, ये भी एक इक्वेशन आ गई है हमारे पास। हाँ, b ऑन y एक्सिस, तो y इंटरसेप्ट b है यानी रूट एफ स्क्वायर माइनस सी इसका b है, तो b हो जाएगा, f की जगह डालेंगे बीटा स्क्वायर बाय 4, c की जगह डालेंगे गामा। अच्छा, b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, बीटा स्क्वायर बाय 4 माइनस गामा। ओके, सही निकाला है ना भाई, सही निकाला है ना, बीटा स्क्वायर बाय 4। अच्छा, बट इन्होंने गामा की जगह बीटा स्क्वायर, अरे यार एक सेकेंड, जल्दबाजी नहीं करते, रुक जाओ। क्या लिखा हुआ है, इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ बी ऑन वाई एक्सिस इफ द सर्कल लाइज बिलो द एक्स एक्सिस। अच्छा, बिलो द एक्स एक्सिस भी है भाई, तो थोड़ा फिगर बना लेते हैं। सर्कल जो है एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है और वाई इंटरसेक्ट कट कर रहा है, इस प्रकार का सर्कल है, एक्स एक्सिस के नीचे है। तो ये जो पॉइंट है वो a, 0 दिया हुआ है। ठीक है यार, अभी तक तो सब समझ आ गया है। ठीक है, अभी तक तो आई थिंक सब सही लिखा है, मैंने फॉर्मूला लगाया है। और ये अच्छा, अब यहां से देखो, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट देखो क्या है, अल्फा स्क्वायर माइनस, क्योंकि टच कर रहा है ना, डी तो 0 ही होने वाला है, वैसे भी मुझे पता है, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 गामा और वो तो 0 है। तो इस क्वाड्रेटिक का जो रूट है माइनस बी प्लस माइनस रूट 0 अपॉन 2 हो गया, यानी a की वैल्यू अल्फा बाई 2 हो गई बेटा। a की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा बाई 2 हो गई है। तो पहली चीज हमें पूछी है 2a की वैल्यू, तो 2a की वैल्यू तो अल्फा हो गई है ना, 2a और b स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो 2a की वैल्यू अल्फा हो गई, यानी b और d में से बचता है अल्फा, इसी में आ रहा है। 2a की वैल्यू बेटा अल्फा हो गई है। चलिए अब देखते हैं अगला हमें क्या पूछा गया है, कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ b ऑन y एक्सिस। तो ये वाली चीज पूरी b है। अच्छा, इसमें 2 भी तो होता था यार, वही तो मैं सोच रहा था कहां क्या हो रहा है। 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी होता है बेटा, 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। तो जब इसको स्क्वायर करेंगे यहां 4 भी आ जाएगा, तो b स्क्वायर हो गया, 4 अंदर ले जाइए, बीटा स्क्वायर माइनस 4 गामा, बस हो गया, बीटा स्क्वायर माइनस 4 गामा आ गया है। b स्क्वायर का वैल्यू 2a कॉमा बी स्क्वायर हमारे पास आ गया, ये b स्क्वायर हो गया, ये 2a हो गया। तो अल्फा कॉमा बीटा स्क्वायर माइनस 4 गामा, डी ऑप्शन हमारा बन गया है। नीचे एक्स एक्सिस क्या है, इसका कोई खास काम हमें नहीं पड़ा।
कोई फायदा नहीं हुआ हमें इसका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब आगे बढ़ जाते हैं बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। ये था इंटरसेप्ट्स का क्वेश्चन 2024 का। अब ये एक सवाल है, देखते हैं। ए बी सी डी एंड ए ई एफ जी बी स्क्वायर्स ऑफ साइड 4 एंड 2 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। एक स्क्वायर बनाना है 4 यूनिट्स का। अच्छा, ए ई एफ जी, ओके, ए तो कॉमन आ रहा है दोनों में, ए बी सी डी, स्क्वायर में भी ए आ रहा है, दूसरे में भी आ रहा है। पॉइंट ई इज ऑन द लाइन ए बी। अच्छा, ई यहां है और एफ कहां है? एफ इज ऑन द डायगनल एसी। समझ गए? बेसिकली तुम्हारा जो स्क्वायर है बेटा वो इस तरह का बन रहा है कि ई यहां है, एफ डायगनल पर है, तो जो सेकंड स्क्वायर है वो इस प्रकार का बन रहा है। एक सेकंड, ऐसा बन रहा है वो। राइट, तो ए ई एफ जी, ऐसा कुछ एक स्क्वायर बेटा बन रहा है। करेक्ट, ये दूसरा स्क्वायर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रेडियस आर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू एफ एंड टचिंग द लाइन सेगमेंट बी सी एंड सी डी। ओ अच्छा, तो एक सर्कल बनाना है भाई साहब जो इन दोनों को तो टच करे और इससे पास कर जाए। समझ रहे हो ना? इस तरह का कुछ खेल है कि इन दोनों को तो टच कर रहा है, सी डी एंड बी सी को टच कर रहा है और एफ से पास कर जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन गया है। तो हमें बताना है, आर में इक्वेशन बतानी है। समझ गए? ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन लग रहा है। देखो कैसे, अगर हम देखें ये 2 लेंथ थी, ये 4 लेंथ थी, तो इसके अलोंग थोड़ा सा देखता हूं लेंथ वगैरह। ए एफ लेंथ हो जाएगी 2√2, ए एफ हो जाएगी 2√2। अच्छा, ये अगर हम देखें, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये वाली √2r हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? √2r हो जाएगी। सी डी कह देता हूं इसको, नहीं डी तो था ही, सी पी कह देता हूं। सी पी तुम्हारी क्या हो जाएगी? √2r हो जाएगी। और ये वाली तुम्हारी r है ही, रेडियस है ये भी, तो √2r प्लस r प्लस 2 √2 है ना। तो √2r प्लस r प्लस 2√2, ये 2√2 हो गई, ये r, ये √2, और ये बड़े वाले का डायगोनल विच इज 4√2। तो यहां से हमारे पास r में एक इक्वेशन तैयार हो गई, बहुत ही बढ़िया करके, क्विक तरीके से। तो √2r प्लस r इक्वल टू 2√2 हो गया बेटा। बट ये चाहते हैं कि तुम r में क्वाड्रेटिक बनाओ। ठीक है, √2 हटाना है, तो 2√2 माइनस √2r लिख लिया इसको। तो r इक्वल टू √2 कॉमन 2 माइनस r, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो r स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस 2r स्क्वायर माइनस 8r, r स्क्वायर काट दो, r स्क्वायर माइनस 8r प्लस 8 बराबर 0। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया है, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया है बेटा। ठीक है, देख लीजिए, ज्यादा इसमें कुछ था नहीं, बेसिक लेवल का सर्कल्स, ज्योमेट्री लग रही थी, प्लेन ज्योमेट्री, क्लास 10th की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। लेट द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड्स, समझ जाओ। पहले काम तो तुम्हें इतना करना है कि एक कॉर्ड है ए बी, उसका मिड पॉइंट का लोकस बताना है। एच के ले लिया, या तो टी इक्वल टू S1 कर दो, ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन से भी ड्रॉ करी गई हैं, 0,0 सर्कल के ऊपर, ये देखो, वैसे फर्क नहीं पड़ता, 0,0 इसी पे है, तो ओरिजिन से कॉर्ड ड्रॉ करी गई हैं। ठीक है, टी इक्वल टू S1 की जगह हम तो ये लगाएंगे, सेंटर ले लेते हैं, सेंटर इसका है 0,1 और परपेंडिकुलर होगा तो स्लोप ऑफ PC इंटू स्लोप ऑफ AP, स्लोप ऑफ PC इंटू स्लोप ऑफ PA -1 होनी चाहिए। मैंने तुम्हें बताया हुआ है क्लास में रेगुलर कि टी इक्वल टू S1 का सब्सटीट्यूट होता है बेटा सर्कल्स के अंदर। पैराबोला में तुम देखना, कल नेक्स्ट लेक्चर में टी इक्वल टू S1 वगैरह लगाऊंगा, कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट। आप यहां भी चाहें तो लगा लें, टी इक्वल टू S1 लगा लें, उसे ओरिजिन से सेटिस्फाई करा दें, लंबा हो जाएगा, इससे शॉर्टकट होता है। तो स्लोप हो जाएगा k -1 अपॉन h -0, इसकी स्लोप हो जाएगी k बाय h, तो k इंटू k -1 इज माइनस एच स्क्वायर, सो एच स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस k बराबर 0।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर 0। ये हो गया हमारा सर्कल का इक्वेशन, इस पॉइंट के लोकस का इक्वेशन आ गया, जो कि एक सर्कल है अपने आप में, है ना। आगे बोले लेट द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ दिस, ये लोकस जो है इंटरसेक्ट्स द लाइन एट पी एंड क्यू। ये लोकस फर्दर कह रहे हैं कि पी एंड क्यू पे मिल रहा है, ये लोकस इस लाइन को पी एंड क्यू पे मिल रहा है। किस लाइन को? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 को। लेंथ पी क्यू निकाल, लेंथ ऑफ कॉर्ड का क्वेश्चन बन गया बेटा, है ना। इस सर्कल की इक्वेशन, सेंटर देख लो क्या है, 0,1/2 है सेंटर। रेडियस भी आई थिंक हाफ ही हो रहा है इसका, रेडियस भी इसका हाफ हो रहा है। तो ये डिस्टेंस d निकाल लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, हाफ माइनस 1/√2, तो 1/2√2 है d। तो इतना ये जो डिस्टेंस है आधा पी क्यू का, x मान लो इसको, सो एक्स स्क्वायर विल बी हाफ स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो 1/4 माइनस 1/8, 2/8 1/8 ही हो गया। सो x की वैल्यू हो गई 1/2√2। x क्या है? इतना, तो पी क्यू डबल ऑफ x हो गया, पी क्यू हो गया 2x, यानी 1/√2, इसका डबल हो गया 1/√2। पी क्यू की लेंथ आ रही है भाई मेरी तो 1/√2। अच्छा प्रॉब्लम इसमें कॉर्ड विद द गिवन मिड पॉइंट का भी इस्तेमाल और लेंथ ऑफ कॉर्ड, दोनों चीजों को मिक्स कर दिया है। कॉर्ड ऑफ सर्कल का क्वेश्चन देखो, टेंजेंट्स जब से सपोजिटली नाम के लिए हटा दिए हैं सिलेबस से, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स आगे सर्कल्स के लिए पैराबोला इलिप्स में हटा दिए, बट फिर भी क्वेश्चन एक आध पूछ रहे हैं। बट जब से हटाई है ना, तब से उन्होंने कॉर्ड्स में ज्यादा कर दी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कॉर्ड से बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अभी कल देखना पैराबोला की कॉर्ड्स भी जब कराऊंगा, वहां पे भी आपको फोकल कॉर्ड्स वगैरह, कॉर्ड विद द गिवन मिड पॉइंट, इन सब पे खूब सारे सवाल दिख जाएंगे बेटा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सी बी अ सर्कल विद रेडियस √10। अच्छा, C is a circle with radius √10 and center at origin. तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 हो गया सर्कल का इक्वेशन। लाइन दिस इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट P एंड Q। अच्छा, फिर से वही बात करी जा रही है, इसकी एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 1, वो इंटरसेक्ट कर रही है MN, सॉरी क्या लिखा जा रहा है, इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट P एंड Q, ये वाला P एंड Q हो गए। Got it, x प्लस वाई इक्वल टू 2 था ये। हाँ, लेट mn बी अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 2 यूनिट्स एंड स्लोप -1। अच्छा, समझ रहे हैं, लेंथ इसकी 2 यूनिट्स है एंड स्लोप -1 है। स्लोप मतलब सेम है, इसके पैरेलल लाइन बनी हुई है। डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड पी क्यू एंड कॉर्ड mn। ओके 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 ओके, समझ गए, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखो पहला काम तो क्या करो, आपको क्या करना चाहिए कि जो सेंटर है, पहले तो ओरिजिन का इस कॉर्ड से डिस्टेंस निकाल लो। इस कॉर्ड से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? OM डिस्टेंस मैं कह रहा हूं, OM डिस्टेंस हो जाएगा 0,0 का उस लाइन से, तो 2/√2, यानी कि √2 डिस्टेंस हो गया बेटा, √2 डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं जो हमारी कॉर्ड MN है, अलग फिगर बना लेते हैं, उसकी लेंथ 2 है, MN की लेंथ 2 है, तो अरे यार ये वाला OM डैश कर दो, फिर M चेंज कर लो, ये M डैश कर दो। तो MN की अगर 2 है तो इतनी 1 हो गई, और ये √10 है, तो ये मैं बोल सकता हूं ये 3 हो गया। ये डिस्टेंस कितना हो गया? 3 हो गया बेटा, यानी ये ओरिजिन से क्या है? 3 दूरी पर है कॉर्ड। ये वाली कॉर्ड ओरिजिन से 3 दूरी पे है, MN वाली। ठीक है, अब हमें ऐसी कॉर्ड लिखनी है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 3 है, तो ये डिस्टेंस तो √2 आया है, तो 3 है तो और पीछे होगी। MN जो होगी वो या तो यहां होगी, है ना, या तो MN यहां होगी, या इस साइड भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, ये वाला डिस्टेंस 3 हो जाए, है ना। सो या तो डिस्टेंस MN इस साइड आ जाए उस कॉर्ड के दूसरी साइड, या उसी कॉर्ड के पैरेलल। पैरेलल क्यों? क्योंकि स्लोप -1 दी हुई है, तो बस डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स नहीं निकल जाएगा। थोड़ा अच्छी तरह पैरेलल लाइन बना देते हैं। ये आपकी MN हो सकती है, या फिर MN यहां हो सकती है, और ये डिस्टेंस आपका 3 है बेसिकली, जो अभी हमने निकाला यहां पे, या फिर ये डिस्टेंस हमारा 3 है। तो डिस्टेंस बिटवीन MN एंड PQ वाली कॉर्ड, ये PQ थी और ये MN थी, या इधर भी ले सकते हो MN। तो 2 कॉर्ड्स बन गई, 2 डिस्टेंस बन गए, एक तो 3 -√2, एक तो आंसर हो गया 3 -√2 अगर वो पास वाली हुई, और अगर दूर वाली हुई तो 3 + √2 हो जाएगा। दोनों ही कॉर्ड्स पॉसिबल है बेटा, बट हमसे एक ही दिया हुआ है,
ए ऑप्शन 3 माइनस रूट 2 वाला हमारा सही हो गया। ठीक है, ऐसे। अगेन बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन इसे नहीं बोल सकते, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा सर्कल्स का। नेक्स्ट, अब देखो ये जो चीज है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। सर्कल में से जब से टेंजेंट्स हटाई हैं, मैंने तुम्हें बताया कॉर्ड्स पे क्वेश्चन बढ़ाए हैं, स्पेशली पैराबोला में कॉर्ड्स में बहुत बढ़ाए हैं, सर्कल में इस पे बढ़ाए हैं। नेचर ऑफ टू सर्कल, जब दो सर्कल्स होते हैं तो अगर वो दूर दूर होते हैं तो आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज ग्रेटर देन r1 प्लस r2 होता है। नेचर ऑफ टू सर्कल, टचिंग एक्सटर्नली होते हैं बेटा, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर c1 c2 क्या है, सेंटर्स हैं, c1 c2 इक्वल टू r1 प्लस r2 हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट केस थर्ड वाला, जब दोनों सर्कल दो जगह इंटरसेक्ट करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स r1 प्लस r2 से छोटा होता है और ग्रेटर देन r1 माइनस r2 हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। इस पे क्वेश्चन 2024 में भी आए हैं, 25 में भी आए हैं, बहुत क्वेश्चंस इस पर बन रहे हैं भाई, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स पर। फिर आता है टचिंग इंटरनली, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स या c1 c2 लिख लो, मॉड r1 माइनस r2 होता है, और वन लाइंग इनसाइड द अदर इस तरह का, सो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज ग्रेटर देन, या ये कह लो c1 c2 जो होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर लेस देन r1 माइनस r2 होता है। इसमें ग्रेटर होना जरूरी है, r1 माइनस r2 से कम हो जाता है इसमें। ठीक है, तो ये कंडीशंस है पांचों केसेस की। इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स भी तुम्हें पता है, नहीं पता है तो याद रख लो। इसमें 2 DC डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स होती हैं, 2 ट्रांसफर्स कॉमन टेंजेंट, एडवांस में ज्यादा पूछा जाता है वो। इसमें 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, 1 ट्रांसफर्स, टोटल 3 होती हैं। इसमें टोटल 2 ही कॉमन टेंजेंट्स होती हैं, इसमें 1 ही कॉमन टेंजेंट, और इसमें 0 कॉमन टेंजेंट। एक एक करके वैल्यू गिरती जाती है। पहले 4 था कॉमन टेंजेंट, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0 कॉमन टेंजेंट्स हो जाती हैं बेटा। ठीक है, चलो अब इस पे जरा क्वेश्चन लगाते हैं। 2025 वाला ही पहले लगा लेते हैं, फिर 2024 का भी देखते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई। सर्कल ऑफ रेडियस 2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सेकेंड क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेगा और रेडियस 2 है, तो सेंटर -2 2 होगा। माइनस r कॉमा r होता है ना रेडियस, और सेंटर दोनों एक्सिस को टच करे तो -r होता है सेकेंड क्वाड्रेंट वाला। थर्ड होता तो -r r माइनस r। ठीक है, तो सेंटर मिल गया, रेडियस तो पता ही था 2 है। आगे बढ़ते हैं। R is the radius of a circle that has center at 2 5 and intersects the circle at exactly 2 points। यहां से क्वेश्चन पकड़ में आएगा भाई। हमारा सर्कल ये वाला और दूसरा सर्कल 2 पॉइंट्स पे करेंगे। पहला सर्कल है जिसका सेंटर है -2 2, और दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर, इसको C1 बोल देता हूं, सेंटर है 2 5, करेक्ट, सेंटर है 2 5 और रेडियस r है। r की वैल्यूज बतानी है, इसका तो रेडियस 2 है। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स निकाल लेता हूं, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी 5 हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स को r1 प्लस r2 से कम रखना है, r1 माइनस r2 से बड़ा रखना है। यही तो कंडीशन थी इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स की बेटा, यही कंडीशन थी ये वाली। तो 2 माइनस r का मॉड लेस देन 5, 2 प्लस r, तो यहां से क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, इसको कर लो, r की रेंज आपको मिल जाएगी। तो r-2 कर लो उसे, r-2 लेस देन 5 ग्रेटर देन -5 हो जाएगा। मॉड खोला तो 2 ऐड कर लो, ये तो ऑलवेज ट्रू, तो r लेस देन 7 यहां से आ गया है। और इस वाले से क्या आ जाएगा, r+2 ग्रेटर देन 5, तो r ग्रेटर देन 3। r की रेंज 3 से 7 हो गई है, r की रेंज 3 से 7 हो गई है। अल्फा बीटा बोलिए, तो अल्फा 3 बीटा 7, 3 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 3, 21 माइनस 6 हो गया 15। 15 होना चाहिए भाई आंसर। बी ऑप्शन आंसर जो है 15 हमारा हो जाएगा, आंसर 15 हो जाएगा यार। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस ये कंडीशन आनी चाहिए थी। अब देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन तुम्हारा पूछा गया है 2024 में भी, एक नहीं 2-3 थे, मैंने एक करा दिया है 2024 वाला। 2 सर्कल्स दिए हैं C एंड C डैश,
सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा सो दैट द सर्कल इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। फिर से देखो, सेम कॉन्सेप्ट। तो लैम्डा की वैल्यूज निकालनी है, गॉट इट, समझ गए हैं। तो पहला सर्कल का सेंटर C1 है 0,0, C2 है 2 लैम्डा, 0 है ना जी, और रेडियस 1 है इसका 2, और रेडियस 2 है इसका √g², f² तो 0 है, और -c ये कर दिया मैंने R2। अब मुझे बस कंडीशन लगानी है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स लेस देन R1 प्लस R2 है, ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ R1 माइनस R2 है। बेटा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर देखो कितना है, मॉड 2 लैम्डा है। अच्छा ठीक है, मॉड 2 लैम्डा, और R1 प्लस R2 2 प्लस √4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, और इधर आएगा 2 प्लस, सॉरी इसके डिफरेंस आ जाएगा बस, है ना, 2 माइनस √4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9। अब इसमें इनइक्वालिटी थोड़ी सी मुश्किल बन गई है बस, और कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी लग जाएगी। हमें एक बार इसे सॉल्व करना है, एक बार इसे करना है, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। लेट्स सॉल्व। ये भी मॉड है, ये भी मॉड है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं। तो 4 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9, ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा रहा हूं, -4 √4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 4 लैम्डा स्क्वायर, ये कट गया। तो -5 माइनस 4 रूट लेस देन 0 विच इज ऑलवेज ट्रू। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये तो ऑलवेज ट्रू आ गया भाई। इस साइड तो ऑलवेज ट्रू आ गई है, इस साइड को जरा देख लेते हैं। इसको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करता हूं। सो 4 लैम्डा स्क्वायर लेस देन ए प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा। अब करेक्ट, तो इस बार कुछ अच्छा सा आ जाएगा। 4 माइनस 9, 5 इधर आया, 5 लेस देन 4 √4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9। करेक्ट, करेक्ट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं अगले पेज में। सो 25 लेस देन 16 इंटू 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9। तो 25 लेस देन 64 लैम्डा स्क्वायर माइनस 16 9 144। सो 64 लैम्डा स्क्वायर ग्रेटर देन 144 और 25 169। तो लैम्डा स्क्वायर ग्रेटर देन 169/64 हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया। तो लैम्डा की जो रेंज आ गई यहां से, सोचो इसका रूट तो बड़ा अच्छा है, 13/8 -13/8, इससे बड़ा इससे छोटा, ये आ गया लैम्डा का रेंज। गॉट इट, लैम्डा का रेंज इससे आ गया। अब अगर एक बात सोची जाए तो हमें एक चीज और करनी चाहिए थी भाई, हमें तो रियल सर्कल भी बनाना है ना, तो ये भी पॉजिटिव रखना चाहिए था। 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 पॉजिटिव, तो लैम्डा स्क्वायर ग्रेटर देन 9/4। बट आई थिंक वो सेटिस्फाई हो ही गया, 9/4 से तो बड़ा हो ही गया है वो। हाँ, 9/4 से तो बड़ा हो ही गया है लैम्डा स्क्वायर, 3/2 से बड़ा ही तो है ये 13/8। तो दैट इज सेटिस्फाइड। ये वाली रेंज लैम्डा की होनी चाहिए, बट उसने बोला है लैम्डा क्या हो सकता है, ऑल रियल अदर देन में लिखो। तो लैम्डा को हम लिख सकते हैं ऑल रियल अदर देन दिस। एक तरह से वेवी कर्व का ही क्वेश्चन हो गया ये, बेसिक मैथ का। तो ए और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ए हो गया -13/8, बी हो गया बेटा 13/8। आगे बढ़ते हैं, वेवी कर्व का क्वेश्चन बन गया आगे। देन द पॉइंट दिस लाइज ऑन द कर्व 8a + 12। अरे यार जबरदस्ती का, 8a + 12 8b - 20, ये पॉइंट निकलवा रहे हैं। 8a + 12 16b - 20, 16b - 20। तो 8a का मतलब हो गया -13 + 12, 16b का मतलब हो गया 26, तो -1,6 हो गया पॉइंट। पॉइंट क्या हो गया बेटा, -1,6। तो आपको बस ये देखना है -1,6 किसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो तुम कर लो यार, हिट एंड ट्रायल मार के। डी में कह रहे हैं -1,6
-1 तो 6 हो गया, 36, 36 और 6 42 होता है, बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है -1, 6 को। अच्छा प्रॉब्लम था ना भाई, काफी सारे कैलकुलेटिव क्वेश्चन में आएगा। कॉन्सेप्चुअल तो क्या ही था, कॉन्सेप्ट तो बस एक ये लगा था, उसके आगे तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही है बस। चलिए अब एक बिल्कुल ऐसा ही तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूं, फिर से वही है, देखो 2 करा दिए मैंने। टच ईच अदर एक्सटर्नली है, अब इस बार कौन सी कंडीशन लगेगी, एक्सटर्नल टचिंग वाली लगेगी बेटा। एक्सटर्नल टचिंग का मतलब कहां गया, ये वाली कंडीशन लगेगी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इक्वल टू r1 + r2। तो ये वाला अब आप करिएगा होमवर्क में। चलो आगे बढ़ेंगे, कर लोगे ना भाई, उम्मीद है कि आप लोग ये कर लेंगे, या करवा दें। चलो करवा देते हैं, ऐसी क्या बात है, कर लो, पॉज करके ट्राई करो, फिर मैं कर, नहीं होगा तो देख लेना, हो गया हो तो फॉरवर्ड कर देना। सर्कल का सेंटर है अल्फा बीटा, उसका है 815/2, रेडियस r1 r2 है। टच ईच अदर एक्सटर्नली एट 6 6। अच्छा सभी कुछ दे रखा है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 6 6 ये वाला पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट अल्फा बीटा है, ये वाला पॉइंट 815/2 है। ओके, इफ द पॉइंट दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर्स, C1 और C2 की लाइन को 2:1 में भी डिवाइड कर रही है। अरे वाह, सभी कुछ दे दिया। तो यानी R1:R2, ये R1:R2 का रेशियो 2:1 दिया हुआ है, R1:R2 का रेशियो 2:1 दिया हुआ है बेटा। ऑल्सो सेक्शन फॉर्मूला से मैं अल्फा बीटा बड़े आराम से निकाल लूंगा, 2 × 8 प्लस अल्फा बाय 3 इज 6, है ना, एंड 2 × 15/2, 15 प्लस बीटा बाय 3 इज इक्वल टू 6। तो 16 प्लस अल्फा इक्वल टू 18, अल्फा बराबर 2, एंड यहां से बेटा आ जाएगा 15 प्लस बीटा बराबर 18, बीटा बराबर 3। तो अल्फा 2 बीटा 3 तो हमारा आ ही गया यार, अल्फा बीटा तो सीधा आ गया। बस अब R1 R2 निकालना, तो क्या ही सवाल है, क्या बच्चों वाला सवाल है भाई। अब रेडियस तो निकल जाएगा, ये सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला से 2366 में डिस्टेंस निकाल लो, R1 आ जाएगा। तो R1 हो जाएगा 2 - 6 4 स्क्वायर, और 3 - 6 3 स्क्वायर, 5 हो गया रेडियस 1। R1 5 हो गया, तो R2 तुम्हारा 5/2 हो गया अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो। सवाल शुरू होने से पहले खत्म हो गया, देखने में बड़ा डरावना था। अल्फा प्लस बीटा हो गया 5, 4 × R1 स्क्वायर हो गया तुम्हारा 25, हो गया 25/4, तो 5 + 4 × 125/4, 130 हो गया भाई आंसर। आंसर क्या हो गया, 130, बी ऑप्शन। ये तो आसान निकला यार, है ना, देखने में डरावना था बट क्वेश्चन आसान निकला। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, फिर से कंडीशन फॉर सर्कल टचिंग। देखो ये 2 सर्कल वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, इसलिए पहले ये करवा रहा हूं, टेंजेंट पे भी करा दूंगा 1-2। टेंजेंट टू सर्कल वैसे भी बहुत छोटा सा टॉपिक है। सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 0 0 एंड 1 0, टचिंग द सर्कल। अच्छा अब भाई साहब जरा देखा जाए, एक सर्कल है जो प्यारे से पॉइंट्स ओरिजिन और 1 0 से पास कर रहा है, इन 2 पॉइंट से एक सर्कल जो है पास कर रहा है। लीजिए ऐसा सर्कल बन गया, एंड टचिंग द सर्कल x² + y² = 9। अब देखो इसे इंटरनली टच कर सकता है, एक्सटर्नल टच नहीं कर सकता। क्यों सर, क्योंकि ओरिजिन तो भाई उसका सेंटर भी है। देखो दूसरे वाले का सेंटर क्या है बेटा, ओरिजिन है, तो इंटरनल टचिंग ही हो सकती है, ऐसे ही फिगर बन सकती है। एक्सटर्नल टचिंग ऑफ सर्कल नहीं पॉसिबल है इस बार, क्योंकि जहां से वो पास कर रहा है वो सर्कल का सेंटर है। सर्कल के सेंटर से पास कर जाएगा तो अंदर ही तो रहेगा, बाहर कैसे चले जाएगा, राइट, कॉमन सेंस। अच्छा सेंटर ऑफ द सर्कल पास दिस h, के। अच्छा सेंटर क्या है, एच के है, सेंटर एच के है बेटा, ठीक है, सेंटर एच के मान लिया हमने। अच्छा तो हमें h4, अच्छा h² + k² ही निकालना है। तो देखो एक तरीका तो सिंपल है कि सर हम जाएं पहले तो दोनों का डिस्टेंस इक्वेट करें, ये दोनों डिस्टेंस इक्वेट करें क्योंकि दोनों ही रेडियस होंगे, एच के इसका सेंटर है, सो h² + k², OC डिस्टेंस और AC डिस्टेंस बराबर होगा, OC = AC लगा रहा हूं मैं,
h माइनस वन होल स्क्वायर के स्क्वायर, के स्क्वायर कटा तो एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एच। एच की वैल्यू तो हाफ आ गई निकल कर। एच तो हाफ वैसे तुम्हें ओरली भी दिखना चाहिए था क्योंकि ये वाला मिड पॉइंट से निकलता है, इन दोनों का मिड पॉइंट, तो एच की वैल्यू सीधे हाफ ही होनी चाहिए थी, ओरली भी तुम बता सकते थे। आगे अब के कैसे निकालें? के लिए अब भाई टचिंग की कंडीशन भी तो इस्तेमाल करोगे कि तुम क्या कर सकते हो कि भाई डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर तो ओसी ही है, इक्वल टू R1 माइनस R2 है ना। R1 में अगर ले लूं, R1 में क्या ले लेता हूं, R1 ले लेता हूं बेटा 3, इसका रेडियस तो 3 है और उसका रेडियस R2 कह देता हूं। अभी मॉड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही वाला सर्कल बड़ा होगा बेटा, तो इसी का रेडियस पहले लेना है, हमें मॉड की जरूरत नहीं है। अच्छा अब एक बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं, देखो तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। एच निकाल लिया और अब के निकालोगे, तुम्हें तो सीधे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर निकालना है ना। देखो मैं ट्रिक बताता हूं। ओसी तुम्हारा क्या है, ओसी ही रेडियस भी है भाई, ओसी ही रेडियस है तो R2 की जगह फिर से ओसी लिख दो, तो इस इक्वेशन में लिख दो ओसी इक्वल टू 3 माइनस ओसी। समझे भाई, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स क्या है, ओसी। R1 क्या है 3, R2 क्या है वो भी ओसी है, यही तो रेडियस था। सो एक्चुअली यहां से ओसी आ जाएगा 3/2 और ओसी इज नथिंग बट रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। भाई डिस्टेंस फॉर्मूला अगर लगाएं ओसी में तो सीधे यहां से एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का वैल्यू 9/4 आ गया बेटा। 4 इंटू दिस, सीधे आंसर 9 आ गया। ठीक है ना, एच के निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट मैंने एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का वैल्यू निकाल दिया। बाकी कुछ और पूछ लेते तो एच आ ही गया है, के भी निकल जाएगा, एच के की दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते थे। तो मैंने तुम्हें इंटरनल टचिंग पे भी करा दिया भाई, एक्सटर्नल टचिंग पे भी करा दिया, इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स पे भी करा दिया, काफी सारे क्वेश्चन इसके कवर कर लिए हैं। चलो एक कर लेते हैं अब, कॉमन कॉर्ड का भी क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, है ना। लेट द सर्कल दिस एंड C2 भी हैविंग सेंटर एट दिस एंड रेडियस, तो ठीक है C1 तो दे ही दिया, और C2 भी लिख लेते हैं, सेंटर भी दिया हुआ है, रेडियस भी दिया है। लाइन ऑफ कॉमन कॉर्ड, ये देखो यहां से पकड़ में आएगा क्वेश्चन, लाइन ऑफ कॉमन कॉर्ड कैसे मिलती है? लाइन ऑफ कॉमन कॉर्ड बेटा, कॉमन कॉर्ड या रेडिकल एक्सिस बोल लो, कैसे मिलती है? दोनों सर्कल्स को सब्ट्रैक्ट करके। तो C2 को अच्छी तरह लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x 1 माइनस 4 माइनस 3 बराबर 0। इस सर्कल को और इस सर्कल को बेटा सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो बेटा, 1 माइनस 2 कर लीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 करते ही कॉमन कॉर्ड हमें मिल जाएगी। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कटे, माइनस 4x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। सही बोल रहा हूं ना? माइनस 1,0 था तो सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 4x और माइनस 2y रहेगा और प्लस 4 रहेगा, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये आ गया मेरे पास कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, इंटरसेक्ट्स y एक्सिस एट p, तो y एक्सिस मतलब x0 डाल दो, तो 0,2 हो गया p। y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है मतलब x0 डाल दिया इस लाइन में, 0,2 आ गया। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम सेंटर ऑफ C1, अरे यार सेंटर ऑफ C1 का सेंटर देखो क्या था, 1,1 था, तो इसका स्क्वायर निकालना है, d स्क्वायर निकालना है, सो d स्क्वायर हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 2 हो गया बेटा। स्क्वायर की ही बात करनी थी, 2 आंसर हो गया। कितना इजी आया है। कॉमन कॉर्ड की बस डेफिनेशन पता होनी चाहिए थी यार, लाइन ज्वाइनिंग कॉमन कॉर्ड, ये जो दो सर्कल्स की कॉमन कॉर्ड होती है वही रेडिकल एक्सिस कहलाती है, और रेडिकल एक्सिस मिल जाती है दोनों सर्कल्स को सब्ट्रैक्ट करके, जैसे मैंने यहाँ किया, S1 माइनस S2 बराबर 0 करके रेडिकल एक्सिस मिल जाती है या कॉमन कॉर्ड मिल जाती है। कॉमन कॉर्ड की लेंथ भी पूछ सकते हैं अब आपको, कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आ गई तो लेंथ निकाल लेना, वही पाइथागोरस वगैरह यूज करके, आज किया है 2-3 बार, वो भी आप कर सकते हो। चलो तो ये हो गया भाई। अब हम थोड़ा सा जो सिलेबस डिलीट किया गया है नाम के लिए उसकी बात भी कर लेते हैं। टेंजेंट की इक्वेशंस ये लर्न कर सकते हो आप, स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट, कार्टेशियन फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, मेंस में से डिलीट किया है बट क्वेश्चंस बेटा आ रहे हैं 2 साल में। पैराबोला की टेंजेंट्स का भी आया है, तो अपने को ये नहीं मानना है कि डिलीटेड है, क्योंकि क्या है ना, कैलकुलस में 12th में तो है ही टेंजेंट्स,
टेंजेंट कैसे डिलीट कर देंगे, dy बाई dx थोड़ी डिलीट कर देंगे। तो इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ के जाइए। ये आ गया 2024 में सर्कल की टेंजेंट का। देखिए सर्कल की टेंजेंट में ना देखो फॉर्मूले याद करो ना करो, ये जरूर याद रखो कि सर्कल की टेंजेंट जब भी बनेगी एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, सेंटर का डिस्टेंस रेडियस के बराबर होता है, CP बराबर R। टेंजेंट से हमेशा सेंटर का डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा। कोई भी लाइन अगर टेंजेंट है, अगर सीकेंट है तो CP लेस देन R होगा, है ना, और अगर बाहर से निकल रही है CP ग्रेटर देन R, बट टेंजेंट के लिए एग्जैक्टली CP इक्वल टू R हो जाएगा। तो इसको यूज करके ही ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। सर्कल की टेंजेंट का क्वेश्चन अगर आया तो ये यूज करके सॉल्व तुम्हारा हो जाएगा। सर्कल दिस, सर्कल ये दिया है, सेंटर अल्फा बीटा दिख रहा है, वेयर अल्फा बीटा पॉजिटिव। इफ द सर्कल टचेस द लाइन y प्लस एक्स, एक लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0 को टच कर रहा है, ये सेंटर है अल्फा बीटा और रेडियस है √50 यानी 5√2। तो मैंने तुम्हें अभी बताया सर्कल की टेंजेंट आए हमेशा एक बार ये सोचो, सेंटर का डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस, सेंटर का डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस। तो ये CP बराबर 5√2 करता हूं, ठीक है। ओके, ये क्या दिया हुआ है, अच्छा एट पॉइंट P whose distance from origin is 4√2। चलो देखी जाएगी वो क्या कहना चाहते हैं। तो CP डिस्टेंस 5√2 है, तो CP डिस्टेंस बना ले। CP डिस्टेंस बना सकते हैं, देखो डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, अल्फा प्लस बीटा बाय √2, ये हो गया CP डिस्टेंस, ये हो गया 5√2। तो मॉड अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, 5 इंटू 2 10 हो गया। तो फालतू में एक्स्ट्रा डेटा दिया हुआ है, हमें अल्फा प्लस बीटा डायरेक्टली 10 मिल गया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर ही पूछा था, 100 आंसर होना चाहिए। तो सर ये क्यों दिया है, बेसिकली अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने को दिया हुआ है, बट हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें तो अल्फा प्लस बीटा पूछ लिया, हमने डायरेक्ट ही बता दिया। बट अगर निकालना पड़ता तो दूसरी इक्वेशन यहां से बन जाती कि P पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस है बेटा 4√2, whose distance from origin is 4√2। मतलब ये जो पॉइंट P आ रहा है तुम्हारा, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 4√2 है। अब कैसे करोगे, सोचो। अल्फा बीटा में एक और इक्वेशन बनेगी, कैसे बनेगी भाई, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मतलब इक्वेशन तो सॉल्व हो चुका है हमारा, आंसर तो आ गया है, बट हम अपनी तसल्ली के लिए कर रहे हैं कि कंसीडर अ सर्कल इफ द सर्कल टचेस द लाइन एट पॉइंट P whose डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, P का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हमें दिया हुआ है, P का डिस्टेंस हमें ओरिजिन से दिया हुआ है बेटा, ठीक है। तो क्या करें, अल्फा बीटा निकालने हैं हमें, एक इक्वेशन और बनेगी, मैं सोच रहा हूं कहीं डिस्टेंसेस वगैरह से कुछ बन जाए, हाँ बन जाएगा यार, कैसे, एक सेकंड सोचने दो। ओरिजिन जो है इस लाइन पर ही है, हाँ ओरिजिन क्या है, इसी लाइन पर है बेटा, इसी लाइन पर ओरिजिन है, यहां ले लो फर्क नहीं पड़ता। और ओरिजिन का डिस्टेंस ओपी डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ओपी डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 4√2 दिया हुआ है, ठीक है जी, ओपी डिस्टेंस दिया हुआ है। सो अगर मैं इस ट्राइंगल को ज्वाइन कर लूं OCP ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OCP, OC स्क्वायर हो जाएगा PC स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, PC स्क्वायर हो गया 5√2 का होल स्क्वायर, OP स्क्वायर हमें दिया हुआ है 4√2 है OP, तो 4√2 का होल स्क्वायर, तो ये 50 हो गया, 32 हो गया, OC स्क्वायर हमारे पास आ गया है बेटा, OC स्क्वायर आ गया है। और फिर आपके पास OC स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 82 हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 82 आ गया। एक इक्वेशन और आ गई, एक इक्वेशन ऑलरेडी थी, दो इक्वेशन दो अननोन्स हम सॉल्व कर सकते हैं, मॉड प्लस से खुलेगा क्योंकि अल्फा बीटा पॉजिटिव है। अब हो जाएगा, दो इक्वेशंस दो अननोन्स सॉल्व हो जाएंगी हमारे पास, है ना, यहां से अल्फा इंटू बीटा निकल जाएगा, होल स्क्वायर खोल के, सम ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकल जाएगी, बट जरूरत ही नहीं है। मैं कह रहा हूं भाई उसने अल्फा प्लस बीटा पूछ के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, हमने तो एक इक्वेशन बना के सॉल्व कर दिया 100, दो इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है। बट
पूछ लें 2 अल्फा माइनस बीटा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, ऐसे कुछ पूछ लें तो हमें इनकी मदद लग जाएगी। चलिए, तो ये हो गया भाई टेंजेंट का, और सारे कॉन्सेप्ट सर्कल के मैंने कवर कर लिया आपके, इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, वेरियस फॉर्म्स, फिर मैंने एक्स एक्सिस को टच, वाई एक्सिस को टच, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, उसके बाद हमने क्या बोलते हैं कॉर्ड्स ऑफ सर्कल किया, लेंथ ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट, लोकस, ठीक है, बहुत सारी तरह के क्वेश्चंस करे। उसके बाद हमने टू सर्कल्स का नेचर ऑफ टू सर्कल्स किया कि भाई दो सर्कल्स की कॉमन नेचर क्या होता है, इंटरसेक्ट करते हैं, टच करते हैं, एक्सटर्नली टचिंग, इंटरनली टचिंग। दो सर्कल की कॉमन टेंजेंट्स वगैरह पे मैं नहीं गया क्योंकि टेंजेंट ही हटा दिया, तो अब कॉमन टेंजेंट तो कहाँ ही पूछेंगे मेंस में, क्योंकि हम मेन स्पेसिफिक कर रहे हैं। एडवांस में वो है सिलेबस में, तो उसमें आपको वो करना है। तो होमवर्क में अब तुम्हें देखो क्या करना है, 2025 के सारे डन है सर्कल्स के, ठीक है, जनवरी के। 2024 के भी 50% करा दिए, तो 2023 और 2024 के आप कर लीजिए, इतना कर लोगे इनफ रहेगा आपके लिए। सारे कर लेना, बट ये नहीं कि छोड़ छोड़ के कर रहे हो। 2024 और 23 के सारे कर लेना, क्लास के जो फंसे थे दोबारा कर लो। और अब इसके बाद बेटा हम स्टार्ट करेंगे अब कोनिक सेक्शन। बहुत बच्चों का कोनिक सेक्शन वीक होता है, पैराबोला, एलिप्स छोड़ के चले जाते हैं, इजी से इजी चैप्टर है उसे छोड़ के चले जाते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि उसमें थोड़ी बस मेहनत करनी पड़ती है, घर पे बैठ के मेहनत होती है, और एग्जाम में फिर वो बड़े इजी हो जाते हैं। कोनिक सेक्शन एक बहुत बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, उसके लिए बस आपको थोड़ा सा याद ज्यादा करना होता है, चीजें लर्न करनी होती हैं, प्रॉपर्टीज लर्न, फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, ये सब लर्न करना होता है। तो रिवाइज करके बैठिएगा, कल के लेक्चर में हम पैराबोला पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पैराबोला के बारे में प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाऊंगा, कैसे छोटी छोटी ट्रिक्स यूज होती हैं क्वेश्चंस के अंदर, और किस तरह से आप एक जो क्वेश्चन बहुत लेंदी दिख रहा है उसको भी शॉर्टकट ट्रिक्स से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मजा आएगा, कल पैराबोला में मिलेंगे। उम्मीद है आज सर्कल्स में आप लोगों को बेटा मजा आया। इसी तरह से बस मेहनत करते रहो, लास्ट तक बेटा टिके रहना है। आई नो काफ़ी लोगों का सैचुरेशन पॉइंट आ गया होगा कि सर बहुत पढ़ लिया, बोर हो गए, बोर्ड्स भी आ रहे हैं, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, बट बेटा लास्ट का 1-2 महीने है यार, अपने अंदर की एक एक एनर्जी निकालो, क्योंकि ये समय फिर से नहीं आएगा यार। अभी ये जो टाइम है इसको वेस्ट करना बहुत आसान है, स्कूल वगैरह जा नहीं रहे, टाइम कोई क्लासेस नहीं, सिलेबस हो चुका है, वेस्ट नहीं करना है इस टाइम, अपने बेस्ट एनर्जी निकाल के खूब सारी मेहनत करनी है यार। जितनी मेहनत लास्ट के 1-2 महीने कर ली, इसका बहुत बेनिफिट होगा जेईई के पेपर में, बहुत रैंक में डिफरेंस आ सकता है आपके, ठीक है। तो प्रॉमिस करिए सब लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अपना बेस्ट एफर्ट देंगे यार लास्ट के 1-2 महीने, जितना भी टाइम बचा है, और सक्सेस आपको बेटा फिर जरूर मिलेगा। चलिए, सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच बच्चों, मुलाकात होगी कल, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।